हेलो एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान। सो फाइनली आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है। देन दिस इज द फर्स्ट एंड देन सेकंड। देन आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारे कॉर्पोरेट टैक्स का ही है, टैक्स प्लानिंग एंड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। कि देखो टैक्स प्लानिंग करनी है और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कैपिटल स्ट्रक्चर होने वाला है ना, मींस कि अपना जो पैसा है ना, हम उसको कहाँ कहाँ यूज करें, कितना पैसा हम एज ए डिविडेंड में बांटे, डिविडेंड में बांट रहे तो कितना टैक्स लगेगा, मतलब कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर से हमें प्लान करना है जिससे मेरी जो टैक्स की जो लायबिलिटी है वो कम से कम बने। क्योंकि टैक्स प्लानिंग का मतलब ही क्या था, राइट? वो अभी हम डिस्कस करेंगे, वैसे भी हम अगेन करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इवन मैं कहूँ कि यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी। बट एट द एंड में पहले हम सभी चैप्टर को इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे, राइट? ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पार्ट नंबर जो फर्स्ट है, क्या कहते हैं कि इसमें ये सारे के सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पार्ट, देन सेकंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट, देन फोर्थ पार्ट, कंप्लीट चैप्टर है विद आपको न्यूमेरिकल भी समझाया जाए। ओके, तो स्टार्ट करें। हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या डिस्कस करने वाले भाई, टैक्स प्लानिंग क्या होती है। मैम टैक्स प्लानिंग तो हमने डिस्कस किया था, हाँ जी बिल्कुल किया था, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कि टैक्स प्लानिंग क्या होती है, राइट? तो सेम एज इट इज यहीं पे है कि जब मैं क्या कर रही हूँ, जो इनकम टैक्स के अंदर जो प्रोविजंस दिए हुए हैं, जो डिडक्शंस मुझे देते थे, जो भी मेरे को एग्जम्पशंस दी जा रही है, उनका मैं बेनिफिट उठा रही हूँ। मेरे को तीन चीजें दी जाती थी, एक तो एग्जम्पशंस होती थी जो कि ग्रोस टोटल इनकम को कैलकुलेट करने से पहले ही हम डिडक्ट कर लेते थे। देन फिर मेरे पास क्या होती थी, डिडक्शंस है, ठीक है। देन उसके बाद मेरे पास क्या आ जाती है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। इनकी वजह से मेरे पास क्या हो सकती है, मेरी जो टैक्स की जो लायबिलिटी है ना, टैक्स की जो मुझे पेमेंट करनी है वो कम हो सकती है। क्यों कम होगी? क्योंकि इनको माइनस करने के बाद मेरी जो इनकम है वो भी कम होगी, और इनकम जब जब कम होती है तो मेरा टैक्स भी कम बनता है। यस, तो इसलिए कहते हैं जो टैक्स प्लानिंग होता है वो क्या होता है बच्चों, प्रोसेस ऑफ द लीगल रिड्यूस द टैक्स पेमेंट। की मेरी जो टैक्स की पेमेंट है मैं लीगली तौर पे, मींस की मैं कोई इलीगल वर्क नहीं कर रही हूँ, इलीगली पैतरे कहते हैं ना कि पैतरे ये बनाए हैं, आइडिया ये लगाया जो कि गलत है, नहीं, मैं बिल्कुल प्रॉपर वैसे कर रही हूँ जिससे मेरी जो इनकम की ग्रोथ भी रहे, ठीक है। क्योंकि मैं पैसे को कहीं इन्वेस्ट करूंगी, जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, मेरी कैपिटल क्या हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि उसके ऊपर मुझे क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है, राइट? और साथ ही साथ मैं क्या कर रही हूँ, मेरे टैक्स की सेविंग भी कर रही हूँ जो कि गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है। उसे बोला जाता है भाई टैक्स प्लानिंग बोला जाता है। हाँ जी मैम, ये तो हमें पता था। अब यहाँ पे क्या है, मेरा मेन फोकस क्या रहने वाला है, मिनिमम जो मेरी टैक्स लायबिलिटी बने, मैं टैक्स का बेनिफिट उठा सकूं और सारे के सारे लीगली तौर पर जितने भी प्रोविजंस है उनको मैं प्रॉपर मैं फॉलो करूं, जिससे मेरा टैक्स भी कम हो जाए, ठीक है। मैम सेकंड टॉपिक हमारे पास है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। डिसीजन मतलब क्या होता है कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। अब ये कौन लेगा भाई, नॉर्मली कंपनीज के अंदर क्या होती है, टॉप मैनेजमेंट ये डिसीजन लेती है कि हाँ जी क्या क्या डिसीजन लेने हैं। बट यहाँ पे बात की जा रही है डिसीजन कैसा लेना है, मुझे फिनांस के रिगार्डिंग लेना है। मैम फिनांस के रिगार्डिंग दैट मीन्स, देखो जब कंपनी बनती है ना, जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, देन मैं आपको प्रॉपर समझा पाऊँ कि देख मान लीजिए यहाँ पे कोई XYZ कोई लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। अब ये सेटअप में आ रही है, ठीक है, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है और उसे और ज्यादा फंड्स के रिक्वायरमेंट है। अब ये फंड्स भाई कहाँ से क्या करे, अरेंज करे, फंड कहाँ से मेरे पास कलेक्ट हो, ये इस बारे में सोच रही है ये कंपनी इस बारे में सोच रही है कि भाई मैं लोन लूं या मैं अपने खुद का जो मेरे पास जो ऑलरेडी रिजर्व होता है ना, कहते हैं ना हमारी जैसे पॉकेट मनी होती है, हम पॉकेट मनी को कभी कभी यूज करते हैं, इसी तरीके से कंपनी के पास भी एक पॉकेट मनी होती है जिसे हम कहते हैं रिजर्व, या फिर मैं कहूं कि मेरी रिटेन्ड अर्निंग। मीन्स की ऐसी अर्निंग जो मैंने प्रॉफिट कमाया था, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मैंने बचा कर रख लिया, उसे बोला जाता है बच्चों रिटेन अर्निंग। या मैं रिटेन अर्निंग को मैं यूज करूं, या फिर मैं शेयर को इश्यू कर दूं, या फिर मैं डिबेंचर्स को इशू कर दूं, भाई मैं पैसा कहां से अरेंज करूं। ठीक है, मेरे पास सबसे पहले क्या हो गई है, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट होने के बाद अब पैसा मैंने अरेंज किया, भाई किस मोटिव से किया है, क्योंकि मेरे को चाहिए था कि भाई मेरे को एक नई एक फर्म नहीं, या मैं कहूँ कि मेरे को एक नई बिल्डिंग और सेट करनी थी, या फिर मेरे को एक नया जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च करना था। उसके लिए क्या चाहिए, मुझे फिक्स एसेट चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। कहते हैं अच्छा, तो दूसरे नंबर पे आ जाता है कि मेरे को क्या करनी है बच्चों, इन्वेस्टमेंट करनी है। जो पैसा मैंने अरेंज किया है ना, उस पैसे को मैं कहाँ यूज करूं,
ठीक है, मेरे को कहाँ कितना पैसा यूज करना है, मेरे को फिक्स एसेट्स पे कितना यूज करना है, मेरे को वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा रखूं, ये सभी चीजें मैं डिसाइड करूंगी। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया या नहीं हो गया, कहते हैं हाँ जी हो गया। देन उसके बाद मेरी क्या होने वाली है, इनकम होने वाली है। कंपनी की इनकम होती है नहीं होती, अच्छा कंपनी की इनकम होती है तो कंपनी क्या करती है, जिनसे उन्होंने पैसा लिया, मान लीजिए यहाँ पे जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, तो डिवेंचर वालों को तो देखो बच्चों फिक्स देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को फिक्स डिविडेंड देना पड़ता है, राइट। बट जो बाकी बचे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, देखो एमकॉम क्लास में हो चुके हो तो आई थिंक मुझे पता है, मैं एज्यूम करके चल रही हूँ आप सभी को इनके बारे में नॉलेज होगी। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको तो जो डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं मिलता है। अच्छा, तो यहाँ पर जो इनकम की बात की जा रही है ना, इनकम को आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि इनकम को बांट दिया जाए एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड या फिर उसको रिटेन कर लिया जाए, उसके बारे में भी बातचीत होगी। मैम डिविडेंड तो फिक्स था, अरे बच्चों मैंने अभी तो बताया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के ऊपर फिक्स है, इक्विटी वालों का फिक्स नहीं है। इक्विटी वालों को क्या कहा जाता है कि अगर पैसा बचा तो तुम्हें डिविडेंड मिल जाएगा, अगर पैसा नहीं बचा तो तुम्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्या यही कंडीशन होती है ना, हाँ जी होती है। तो डिविडेंड को इनकम का कुछ हिस्सा हम क्या करते हैं, डिविडेंड में बांट देते हैं और कुछ हिस्सा हम बचा के रख लेते हैं। मैम बचा के क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें पता है बच्चों कि फ्यूचर के अंदर अगर कंपनी को फिर ऐसे ही जैसे हमने अभी रिक्वायरमेंट पढ़ी फंड की, ऐसे ही फिर दोबारा से पढ़ने लगी तो क्या वो दोबारा से फंड को रेज करने के लिए सोचेगी कि हाँ जी कहाँ से पैसा रेज करना चाहिए, डेफिनेटली नहीं ऐसा काम करेगी। तो ये कहते हैं कि अपना पैसा पहले ही बचा कर रखो कि आपको ये पता है ना फ्यूचर में आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, कहते हैं हाँ जी पता है। तो आप क्या करेंगे कि इस पैसे को आप अपने जो इनकम में से कुछ हिस्सा बचा के रख लेंगे और जिसको इन फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटी के लिए आप यूज कर लेंगे, सिंपल सी बात है। और जो डिविडेंड दिया जाता है और इसकी विद द हेल्प हम क्या डिसाइड करते हैं, अर्निंग पर शेयर, कि आपकी कंपनी का एक शेयर की जो वैल्यू है वो क्या होती है। देखो इनके बीच में ना अपोजिट रिलेशनशिप है, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं और उन 100 रुपए में से मैं क्या कर रही हूँ, पहले तो मैं 60 रुपए डिविडेंड को दे रही हूँ, तो बाकी बचे कितने, 40 रुपए हो गए। जितना कम मैं इनको डिविडेंड दूंगी उतना ज्यादा मेरे पास रिटर्न बचेगा। जैसे मैंने कहा कि चलो मैंने अब की बार ना 55 कर दिया तो यहाँ पे 45 बचेंगे, तो मैंने कहा कि अब की बार तो मैं 40 यहाँ पे दे रही हूँ तो यहाँ पे 60 बचेंगे, है ना, समझ पा रहे। तो इनके बीच में एक अपोजिट रिलेशनशिप आपको नजर देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ में आया। तो चलो अब यहाँ पे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन का मतलब क्या है कि आप प्लान कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं आपके फाइनेंस के रिसोर्सेज को कि आपका मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हो और उस मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट की मदद से हम अपने बिजनेस में स्टेबिलिटी लेके आ सके, क्योंकि प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम बचा के रखेंगे, कुछ हिस्सा हम क्या करेंगे, डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर में बांट देंगे। अब ये तीनों प्रोसेस मैंने बता दी, फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, एक आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन होती है और एक आपका डिविडेंड डिसीजन होता है, ठीक है। कहाँ से रेज करें, फाइनेंसिंग है, कहाँ पर इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट है, और कितना प्रॉफिट हम क्या है, कितना प्रॉफिट हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, वो आपका डिविडेंड डिसीजन है। गॉट इट, इतना समझ में आया, कहते हाँ जी। तो अब बात कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें क्या करना है बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन लेना है कि हाँ जी पूरी फर्म के अंदर पैसा कहाँ से आए, है ना। अब देखो पैसे को रेज करने के लिए आपको पता है कैपिटल स्ट्रक्चर, आई थिंक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी डिस्कस किया था, जो कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है वो किसके बेस पे होता है, एक प्रोविजंस है, अजम्पशंस है कि जब हम कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहां पर ही बोला जाता है केवल 2 सोर्सेज का ही यूज करेंगे। मैम कौन सी, हमने तो काफी सारे सोर्स पढ़ दिए यहाँ पे। हमें यहाँ पर केवल ये बोला जाता है कि आप तो एक तो इक्विटी का फंड यूज कर सकते हो और एक आप क्या कर सकते हो, डेट कैपिटल का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इक्विटी को हम क्या मानने, जो भी पर्सन इक्विटी में इन्वेस्ट करता है उसे क्या बोला जाता है, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स कहा जाता है, और इनको क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है, और इनको कंपनी का ओनर भी कहा जाता है, कहते हैं हाँ जी बिल, ये तो हमने सुना हुआ है। इसी तरीके से डेट को बोला जाता है डिबेंचर्स, जो कि कंपनी वालों को, अच्छा जो पर्सन इसमें इन्वेस्ट करेंगे उसे डिबेंचर होल्डर कहेंगे, और इनको क्या मिलता है बच्चों, इंटरेस्ट मिलता है इनके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और दूसरा इनको हम क्या मानते हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स मानते हैं, राइट। ओके, कंपनी के अंदर जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर का डिजाइन करते हैं ना तो हमारे पास इन दो का ही कॉम्बिनेशन होता है, या तो हम ओनर कैपिटल को यूज करें जिसे मैंने बोला इक्विटी, या फिर हम बोरोड फंड को यूज कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं लोन, या फिर हम कहेंगे डिबेंचर्स,
ओके, देखो इन दोनों के बैलेंस को एक मेंटेन करेंगे, जिससे मेरा मेन मोटिव पता है क्या रहेगा, जब मैं कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करूंगी मेरा मेन मोटिव ये रहेगा कि मैं ये देखूं कि हाँ जी कंपनी का मोटिव क्या कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में रखने की बात है या मैं कुछ व्यक्तियों के हाथ में रखने की बात कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, कंपनी का मोटिव रिस्क बियर कर सकता है नहीं कर सकता। कंपनी ये भी देखेगी रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न मेरे पास किससे कितनी आ रही है। ठीक है, इन दोनों के अच्छा, क्योंकि इन इसके ऊपर मुझे क्या देना होता है बच्चों, डिविडेंड रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, डिविडेंड देते हैं, हाँ जी ठीक है, इसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं और इंटरेस्ट मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर मेरे को पैसे को अरेंज करने में ज्यादा कॉस्ट आ रही है मैं उसको भी ध्यान रखूंगी। मींस कि ये सारे के सारे मैं ये कह सकती हूँ फैक्टर्स है जब मैं मेरी कंपनी के स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रही हूँ। ठीक है, अगर कंपनी चाह रही है कि भाई कंट्रोलिंग पावर कुछ लोगों के हाथ में हो तो इक्विटी को वो यूज नहीं करेगी, क्योंकि इक्विटी जब भी हम इशू करते हैं तो जितने लोग इसमें इशू इन्वेस्ट करेंगे ना अपना पैसा, वे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एज अ ओनर कहलाएंगे। सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर का, इन टैक्स प्लानिंग के अंदर आगे आगे डिस्कस करेंगे। पहले कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट देखो, ये दो ही कंपोनेंट है, ऑनर होते हैं, राइट, ओनर इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये शेयर कैपिटल के अंदर इन्हें क्या माना जाता है, शेयर कैपिटल माना जाता है, और रिटेन अर्निंग का भी हम इसमें यहाँ पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, यहाँ पे हमें इनको इशू करने में ज्यादा खर्चा आता है। एक छोटा सा पॉइंट मैं तुम्हें यहाँ पे पहले ही बता दूं, क्योंकि ये चीजें आपकी आगे भी आएंगी। देखो इतना समझ में आ रहा है तो अभी थोड़ा कुछ पॉइंट ऐसे आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, सो प्लीज पेशेंस रखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास क्या होती है बच्चों, सेल्स होती है, मैनेजमेंट इनकम स्टेटमेंट बनाइए आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। देन उसके बाद मैं क्या करती हूँ, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करती हूँ। देन उसके बाद मेरे पास क्या आती है, कंट्रीब्यूशन आती है। देन उसके बाद मैं उसमें से क्या माइनस करती हूँ, मेरे पास जो फिक्स कॉस्ट है मैं उसमें से माइनस करती हूँ। देन मेरे पास क्या आती है, EBIT। EBIT का मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर इनकम इंटरेस्ट एंड द टैक्स के मैंने क्या करना है, अभी माइनस करना है। ये दोनों की दोनों चीजें कैसी है, आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की पार्ट है। एक सेकेंड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, कॉस्ट की नहीं है, कॉस्ट में तो कॉस्ट शीट बनाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ से मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगी। अच्छा, इंटरेस्ट किसके ऊपर देते हो मैम, मैम बच्चों अभी तो बताया, इंटरेस्ट या तो आपको लोन पे देना पड़ता है या तो आपने डिवेंचर इशू किए हो तो उनके ऊपर भी आपको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। कहते ओके, हमने पहले क्या माइनस किया, इंटरेस्ट माइनस किया। देन उसके बाद मेरे पास क्या बच गया, EBT बच गया। फिर मेरे को क्या करना है, टैक्स माइनस करना है। जो भी बैलेंस यहाँ पे बचेगा उसके ऊपर एक परसेंटेज लगाएंगे, 40% 30% जो भी है वो टैक्स यहाँ पे मिलेगा। देन यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मेरा EAT आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। देन उसके बाद मुझे कोई रिजर्व निकालना है वो मैं माइनस कर दूंगी, या फिर मुझे क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या देना है, क्या देना है, डिविडेंड देना है, मैं वो डिविडेंड यहाँ से माइनस कर दूंगी। देन आखिरी में आकर जो बैलेंस बचेगा वो किसके लिए है, वो आपके इक्विटी शेयर्स होल्डर्स के लिए है। मैं क्या ओके, यस। और फिर मैं इसको क्या करूंगी, मेरा EPS निकालने के लिए, EPS कैसे निकलता है कि जो भी मेरे पास बैलेंस बचा है उसको मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से मैं डिवाइड कर दूंगी। मैम आप ये क्यों बता रहे हैं, रुको तो सही, क्योंकि मुझे आगे टैक्स की प्लानिंग बतानी है ना, कि कंपनी को अपने जब मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रही हूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन कर रही हूँ, तो मैं क्यों ज्यादा डेट को यूज कर रही हूँ, इसके डिवेंचर को यूज कर रही हूँ, मैं इक्विटी को क्यों नहीं कर रही। अगर कहीं जगह मैं इक्विटी को ज्यादा कर रही हूँ तो क्यों मैं डेट को नहीं कर रही, उसके आंसर को समझने के लिए आपको ये प्रोसेस समझनी जरूरी है। गॉट इट, ओके। तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस आने के बाद मैं इसको क्या करूंगी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर दूंगी। देन मेरे पास क्या आ जाएगा, EPS आ जाएगा। मैम ठीक है, हमें समझ में आ गया। अब आप देखो, मैं एक छोटा सा एक और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल पुट करती हूँ, मैं सीधा यहाँ से उठाती हूँ क्योंकि इससे पहले आपका कोई वर्क नहीं है, मैं यहाँ से इसको फॉर्मूले पुट करना शुरू करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर X है, ठीक है, और मिस्टर Y है। मिस्टर X कहता है कि मिस्टर Y है, मिस्टर X कहता है कि भाई मेरे जो कैपिटल स्ट्रक्चर में ना डेट भी है, कहते हैं इक्विटी भी है। ओके, इक्विटी कहते हैं मेरे पास 20,000 शेयर होल्डर्स है, कहते हैं ठीक है। डेट से कहते हैं कि मैंने पैसा लिया था, कम से कम मान लीजिए 10 लाख रुपए मैंने लिया था और उसके ऊपर मेरे को 10% क्या करना है, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, कहते हैं ओके। मिस्टर वाई कहता है कि भाई मैंने डेट से तो कहीं
तरीके से मैंने पैसा नहीं लिया, मैंने केवल और केवल इक्विटी ही यूज की थी, ठीक है, मैंने केवल इक्विटी ही यूज की थी, और जो कि मेरे पास कितने हैं 20,000 शेयर होल्डर्स है। कहते अच्छा, अब मैं दोनों का ईबीआईटी दोनों का सेम लेती हूँ, और फिर मैं आपको फर्क बताती हूँ कि एक तो व्यक्ति क्या कर रहा है, डिवेंचर्स को यूज कर रहा है, एक नहीं कर रहा, तो उसका फर्क कितना पड़ेगा, ठीक है, किसको टैक्स का फायदा मिलने वाला है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो ईबीआईटी में यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 5 लाख रुपीज, यस 5 लाख रुपीज ले लेते हैं, यहाँ पे भी 5 लाख रुपीज ले लेते। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट माइनस करना है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट बनता है, कहते हैं हाँ जी बनता है, 10 लाख के ऊपर 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना बनेगा, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट बन गया। कहते ठीक है, यहाँ से मेरे को माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 4 लाख हो गया। क्या यहाँ पर कोई इंटरेस्ट था, कहते नहीं कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तो कोई भी चीज मुझे माइनस नहीं करनी पड़ी। बड़ा खुश हो रहा है कि मेरा तो देखो 5 लाख का 5 लाख ही प्रॉफिट है। कहते अभी रुको, EBT है ये भी, है ना। अब मेरे को क्या करना है, टैक्स को डिडक्ट करना है, टैक्स को माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए टैक्स मेरा क्या है 50% है, मेरा टैक्स क्या है 50% है, तो 50% किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, 4 लाख के ऊपर होगा। 4 लाख के ऊपर 50% कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास 2 लाख आ गया। कहते हैं हाँ जी बिल्कुल आ गया। तो मेरे पास EAT क्या बन गया, यहाँ पे बन गया 2 लाख रुपए बन गया। और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये मैंने यहाँ पे किया तो सिंपल सी बात है, ये भी मेरे को यहाँ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया 2.5 लाख आ गया। कहते ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, कितना परसेंट, अब कितना हो रहा है ये 2.5 लाख बच रहा है। कहते हैं हाँ जी बिल्कुल बच रहा है, ठीक है। अब बात एक चीज नोट कर पा रही है जो मुझे नोट करवानी है तुम्हें, क्या कि देखो मैंने यहाँ पर डिवेंचर्स यूज करे जिसके कारण मेरी इनकम तो इवन कम हुई, ठीक है, बट क्या मेरा टैक्स भी कम है। यहाँ देखो, यहाँ मेरी पॉकेट से 2 लाख रुपए टैक्स जा रहा है, बट यहाँ मेरी पॉकेट से 2.5 लाख रुपए जा रहा है। दैट मीन्स 50,000 रुपीज जो मेरी पॉकेट से एक्स्ट्रा जा रहे हैं, वो क्यों गए हैं, क्योंकि देखो आप एक बात नोट कर रहे हो कि जो इंटरेस्ट है टैक्स को देने से पहले मैंने माइनस किया, बट जितने भी डिविडेंड्स है उनको हम कब देते हैं, टैक्स की पेमेंट के बाद देते हैं। जिसके कारण ये लाइन बोलते हैं कि जब हम डिवेंचर इशू करते हैं या फिर डिवेंचर का यूज करते हैं हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर में, उस टाइम क्या बेनिफिट मिलता है, कंपनी को टैक्स का बेनिफिट मिलता है। इस वजह से कहते हैं, क्योंकि यहीं पर देखो प्रॉफिट इवन इनका अलग अलग है, बट टैक्स देखो किसको ज्यादा बोला जा रहा है, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जितनी ज्यादा मेरी इनकम होगी, कहाँ लिखा था, अच्छा वहां उसमें लिखा था कि जितनी ज्यादा मेरी इनकम होगी उतना ज्यादा मेरा टैक्स भी होगा। कहते हाँ जी, ये तो आप लास्ट लेक्चर से काफी बार बताते आ रहे हो, तो आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। तो चले पढ़े अब इसको, कि अब देखो यहाँ पे ना, इसलिए ये लिखा हुआ है कि नो टैक्स बेनिफिट, किसी भी तरह का टैक्स का बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि डिविडेंड हमें बाद में हम पे करते हैं, पहले हमने टैक्स देना होता है बाद में पे करते हैं। पर यही हमें पास क्या होता है, टैक्स का बेनिफिट मिलता है जब हम क्या करते हैं, किसी भी तरह का ये डिवेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, लोन हो गया, क्योंकि इन सब के ऊपर मुझे क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पेमेंट करना होती है। गॉट इट, हाँ जी बिल्कुल समझ में आया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इन दोनों का मिक्सचर को क्या कहते हैं, हाइब्रिड कैपिटल कहते हैं। जब हम कहते हैं कि इक्विटी शेयर या फिर कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को जब मैं इन दोनों को ऐड करके इन दोनों को मिक्स करके मैं अपनी फर्म के अंदर यूज कर रही हूँ, तो उसे क्या बोला जाता है, हाइब्रिड कैपिटल बोला जाता है। कितना समझ में आया, कहते हैं हाँ जी बिल्कुल आया। सो आगे बढ़ो, तो टैक्स का बेनिफिट कैपिटल स्ट्रक्चर में किसको मिलता है, लोन इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल। क्या ये लाइन आगे समझ में, हाँ जी। कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि अगर आप लोन लेते हैं फॉर बाइंग द एसेट्स फॉर अ बिजनेस एक्सपेंशन, कि आपको बिजनेस को एक्सपेंड करना है, उसके पर्पज से आपने लोन लिया, तो जो अब देखो लोन के ऊपर इंटरेस्ट आता है। चलो एक और तरीके से मैं आपको बता दूं, जो बचपन से तुम लोग करते आ रहे, मींस की +1 +2 से जब भी आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप पे दिखाते हो, डेबिट साइड में दिखाया है कभी, डेफिनेटली दिखाया होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट आता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी इसी साइड आता है, और फिर हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। क्या मैं इन चीजों को कैपिटलाइज कर पा रही हूँ, मींस की आगे जाके मैं इसको यहाँ पे दिखाऊंगी कि लोन के ऊपर मैंने इतना पेमेंट किया। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, नो टैक्स बेनिफिट ऑन द इक्विटी, यही सेम फीचर आपकी अगेन आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है, अच्छा जी। नेक्स्ट जाता है अलाउड द डिडक्शंस, किसको डिडक्शंस अलाउड है, मींस की जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के ऊपर क्या आपको डिडक्शंस मिलती है,
अब जरूरी थोड़ी ना हर बार आप ही पैसे अरेंज करेंगे, अरे भाई कोई आपसे भी तो अरेंज करवा सकता है ना। कहने का मतलब आप अपना पैसा भी तो कहीं इन्वेस्ट करते हो। अभी फिलहाल आपने क्या किया, आपने फंड रेज किए, मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट समझाया। अब कई बार ऐसा होता है कि आपके पास ज्यादा फंड अवेलेबल होता है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में एक पॉइंट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ा होगा कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट भी करते हो नहीं करते हो। और जब आप इन चीजों को इन्वेस्टमेंट करती है तो उसके विद रिस्पेक्ट आपको, आपने अगर शेयर में इन्वेस्ट किया है तो आपको क्या मिलेगा, रिसीव्ड होगा, क्या, डिविडेंड रिसीव होगा। अगर आपने किसी को लोन दिया है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जब आपको इन चीजें डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको क्या, आपको डिडक्शन मिलती है, मींस की अब देखो डिविडेंड मिल रहा है या इंटरेस्ट मिल रहा है, दोनों से आपकी क्या हो रही है, इनकम हो रही है। अब मैंने वही बात बताई, अगर इनकम ज्यादा होगी तो टैक्स भी ज्यादा होगा, तो इनकम को कम करने के लिए मुझे क्या चाहिए, डिडक्शन चाहिए। हाँ जी बच्चे, समझ में आ रहा है। तो क्या आपको डिडक्शन मिलती है, हाँ जी डेफिनेटली मिलती है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म हैं तो आपको मैक्स टू मैक्स 12% पर ईयर की बारे में बात की जा रही है, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आप एक इंडियन कंपनी है, दैट मीन्स एक डोमेस्टिक कंपनी है, तो आपको डिडक्ट करने को मिलेगा 20% फॉर ईच 5 ईयर। ये चीजें ना हमने अदर सोर्सेज दैट के अंदर भी डिस्कस की थी, इवन आप सभी ने देखा भी होगा जब हमने ये अदर सोर्सेज वाला चैप्टर किया है। ठीक है, आप इवन चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये चैप्टर। और इवन आप यहाँ पर जो प्लेलिस्ट का जो आइकन है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इंटरफेस पे, आपको यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको इनकम टैक्स का भी प्लेलिस्ट में आपको ये अदर सोर्सेज ऐड की जो लेसन की जो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, वहां पर मैंने आपको बिल्कुल विद एग्जाम्पल इसको समझाया है कि कैसे 20% मिलेगा 5 सालों तक। ठीक है, ओके, यहां तक आया समझ में। पार्ट जो हमारा फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पर ये कंपैरिजन है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पे से ना क्वेश्चंस आए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न एंड कंपैरिजन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों को कंपेयर करके 3 केस पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर को किस तरीके से डिजाइन करें कि मेरी जो टैक्स है ना वो कम से कम आए। तो प्लानिंग स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केसेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखो एक जगह से आपको क्या हो रहा है, पैसे आप अरेंज कर रहे हो, ठीक है, एक जगह क्या हो रहा है कि आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको रिटर्न ज्यादा हो रही है या फिर आप बाहर अपनी पॉकेट से ज्यादा पे कर रहे हो, कौन सा मैटर ठीक है, राइट। अभी जो आपको समझाया ना मैंने कि जो डिबेंचर्स को यूज करने से आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है और इक्विटी को यूज करने से आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, राइट। बट जब मैं जैसे जैसे इक्विटी को मैं उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो फर्म की वैल्यू भी बढ़ती है, ये भी आपको पता लग गया है। तो अब इनकी हम कंपैरिजन करते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है, इस कंपैरिजन को हम प्रूव करके देखेंगे। तो हम क्या करने वाले, छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने कि कैपिटल मेरे पास क्या है बच्चों, कैपिटल क्या है, मेरी टोटल जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है ना वो सारा सबकी सेम है, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। 3 कंपनीज है, ठीक है, कंपनी नंबर 1, कंपनी नंबर 2, कंपनी नंबर 3। जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया था ना कि 2 पर्सन है, एक्स है, वाई है, इसी तरीके से मैंने 3 एग्जाम्पल ले लिए कि एक कंपनी है, एक दो सेकेंड कंपनी है, थर्ड कंपनी है। दोनों की इन्वेस्टमेंट, तीनों की इन्वेस्टमेंट में ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। पहली में तो क्या कह रहा है कि भाई मैं तो फुल इक्विटी से पैसा लूंगा, मींस कि मेरा खुद का ही पैसा होगा, ऑनर कैपिटल है, कहते ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाली कहती है कि भाई कुछ अमाउंट मैं लोन लूंगा, कुछ मतलब बाकी का मतलब कुछ परसेंट मैं क्या लेने वाला हूँ, लोन लेने वाला हूँ, और उसका बाकी का जो परसेंटेज है मैं क्या करने वाला हूँ, कैपिटल मेरी जो इक्विटी से रेज करने वाला हूँ। क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, आप इक्विटी एंड डेट के बीच में ही ले सकते हैं, क्योंकि ये अजम्पशंस है, ये तो देखो आपको याद करनी पड़ेगी। हाँ जी बिल्कुल। एक कहता है कि भाई कैपिटल तो मैं बहुत कम यूज करूंगा, मैं तो केवल बाहर से पैसा ज्यादा यूज करने वाला हूँ, या तो मैं लोन लूंगा या मैं डिवेंचर से पैसा लूंगा, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट के ऊपर कहते हैं मेरे को तो बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। कहते हैं अच्छा रुको, कंडीशन तो देखो, कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, कहते हैं फिक्स है सबके ऊपर 10%, 10%, बट रेट ऑफ टैक्स ये भी फिक्स है 26, मीन्स कि आपको जो टैक्स देना है ना, यहाँ पे मैंने जो भी कैलकुलेट किया था, ये टैक्स की रेट है ना, अब कितना है 26% है। कहते ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न मेरे पास कितनी है, फर्स्ट केस हम ये लेंगे कि 25% है, दूसरा केस हम ये लेंगे कि 10% है, तीसरा केस हम ये लेंगे कि 3% है। आपने ये अलग अलग क्यों ली मैम, इसके अलावा भी हो सकते हैं, हाँ जी हो सकती है, बट मैं क्या प्रूफ करना चाह रही हूँ वो ध्यान से सुनो।
मेरे को चाहिए रेट ऑफ रिटर्न और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में कंपैरिजन। जब मेरी रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है किससे, इंटरेस्ट से, तो क्या किस कौन सी कंपनी मेरे लिए बेटर है, किसको मुझे ज्यादा यूज करना चाहिए, मुझे लोन करना चाहिए या फिर मुझे क्या अपने खुद की जो इक्विटी है मुझे उसको यूज करना चाहिए। कहते हैं अच्छा, फिर कहते हैं 10-10% है, दोनों इक्वल है, तो कौन सा यूज करना है वो मुझे प्रूव करके दिखाना है। फिर ये कहते हैं कि जब मेरा रिटर्न कम है और मेरी इंटरेस्ट की पेमेंट मुझे ज्यादा करनी है तो क्या होगा। वैसे इनडायरेक्टली आपको आंसर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। एक ये कह रहा है कि कमा इतना रहे हो देना इतना है, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। आप बाहर से पैसा ज्यादा ले सकते हो क्योंकि कमाने की रेट ज्यादा है ना, बाहर से बोरिंग कर सकते हो इजिली, आप इसको टेक ओवर कर सकते हो इस रिस्क को, राइट। अगर मैं कहूँ कि मेरी तो दोनों बराबर है, फिर आपकी मर्जी है भाई, वो आपकी थॉट्स के ऊपर डिपेंड है, आपके बिजनेस के, आपके नेचर के ऊपर, आपकी मार्केट के ऊपर, आपके जो कस्टमर है, आपके जो सप्लायर है, आपके मतलब इन्वायरमेंट, अदर फैक्टर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे फिर, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई मैं कमा ही 8 रुपए रही हूँ और देने मेरी पॉकेट से मुझे 10 रुपए, तो क्या मैं बाहर से बोरिंग लूंगी। कहते नहीं नहीं, फिर तो अपना पैसा यूज करना बेटर है। आंसर मिल गया। चलो अब इसको एक न्यूमेरिकल के तौर पर हम समझते हैं। सबसे पहला केस क्या कह रहे हैं कि जब मेरे पास रेट ऑफ रिटर्न 25 है और मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास 10% है, सेम एज इट इज है। अब सबसे पहले ना आपको ये देखो यहाँ पे ना कैपिटल के ऊपर, सॉरी जो इन्वेस्टमेंट किया है ना इसके ऊपर क्या करना है, 25% आपको सबके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न निकाल देनी है। 2 लाख इंटू 25 कितना आ गया, 50,000 मेरे पास क्या आई है, एक में रिटर्न आई है। कहते हैं हाँ जी, लो मैं सबकी कर देती हूँ। एक में फर्स्ट कंपनी है जिसमें रिटर्न मेरे पास क्या है 50,000 है, दूसरी भी क्या है जिसमें 50,000 है, तीसरी भी क्या है जिसमें 50,000 है। कहते हैं हाँ जी। फिर कहते हैं कि पहली कंपनी थी जिसने क्या है किसी भी तरह का क्या नहीं यूज किया, डेट का लोन का पैसा नहीं लिया, तो क्या इंटरेस्ट ऑन लोन बनेगा। कहते हैं बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये लो जी, मैंने इंटरेस्ट यहाँ पे क्या करना है, मुझे इंटरेस्ट माइनस करना है, तो ये कितना हो गया, ये मेरे पास 50,000 हो गया। अब यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस करना है। कहते हैं हाँ जी बिल्कुल करना है। कितने थाउजेंड है, ये 40,000 के ऊपर मैं क्या करूँ 10% लगाना है मुझे। अच्छा तो कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। कहते हैं हाँ जी हो जाएगा। तो माइनस करने के बाद मेरे पास कितना बचा, 46,000 बचा। कहते ठीक है। नेक्स्ट में क्या है कि मैंने कितना लोन लिया हुआ है, 1,60,000 के ऊपर। 1,60,000 के ऊपर 10% कितना होगा, 16,000 होगा। कहते ठीक है जी। देन इसको मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास 34,000 क्या बच गया, अब बैलेंस बच गया। अब इसके ऊपर मेरा क्या लगने वाला है, इन सब के ऊपर मेरा टैक्स लगने वाला है 26%, मींस कि इन सब का मुझे 26 निकालना है। ठीक है, निकाल दूं तो यहाँ पर 26 निकालेंगे तो ओके 13,000 मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी निकाला हुआ है। देखो 13,000 1196,000 ये आ जाएगा 8840। देन इसको मैं माइनस करूंगी, मेरा बैलेंस बच गया। कहते हैं हाँ जी, ये बच गया 37,000, ये बच गया बच्चों आपका 34,040, ये बच गया बच्चों आपका 25,160। क्लियर है, समझ में आ गया। कहते बिल्कुल आ गया। अब यहाँ पे देखो कि आपकी अब ये क्या है, अर्निंग बची है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं बैलेंस, यही कहेंगे हम, बैलेंस बचा है हमारा। कहते हैं हाँ जी। अब ये देखना है कि जो हमारे पास बचा है ना और जितना हमने कमाया है उस कमाए हुए का कितने परसेंट मैंने क्या है कितना कमाया। मींस कि मेरे पास क्या थी, ये देखो बात किसके बारे में कर रहा है, रेट ऑफ रिटर्न, मुझे कितना रिटर्न मिलेगा जब मैंने जो चीजें इन्वेस्ट किया। देखो लोन के ऊपर तो मेरे को क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया है। अब मैंने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की थी ना 2 लाख 1.5 1,60,000 और 40,000 के ऊपर, मेरा रिटर्न इतना इतना बचा है ना, 27,000 27,000 34,000। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, 27,000 को जब मैं 2 लाख से यहाँ पे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, और इंटू में 100, सॉरी 27 नहीं है 37,000 है ये, राइट 37,000 है, और इंटू 2, एक सेकेंड, 37,000 डिवाइड 2 लाख इंटू 100, तो यहाँ पे क्या आएगा 18.5 आएगा। समझ में आया। सेम इस तरीके से हम यहाँ पे ये करेंगे कि मेरे पास कितना निकल गया है 34,040। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कितनी कैपिटल थी, 1,60,000 कैपिटल थी, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 34,040 डिवाइड में 1,60,000 इंटू में 100, तो यहाँ पे आएगा 21.275। क्या ये आपको समझ में आ रहा है। तो आई थिंक ये
ई से नहीं, ए से नहीं, जो आपने एग्जैक्ट जो आपने अपनी रिटर्न कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, वहां से ये डिवाइड होने वाला है। ठीक है, सेम इस तरीके से आपको 25 160 अपोन में 40,000 करेंगे और इंटू में 100 करेंगे तो मेरे पास 62.9% यहाँ पर ये आ जाएगा। समझ में आया? तो चलो फिर तो बढ़िया बात है कि मैं अपनी थर्ड कंपनी को अडॉप्ट करूं, क्योंकि इसकी रिटर्न क्या है, ज्यादा है। अब इनडायरेक्टली मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मेरी इनकम रिटर्न ज्यादा आ रही है खर्चे से, तो मैं डेफिनेटली मैं लोन का पैसा बोरो कर सकती हूँ, कवर कर सकती हूँ, क्योंकि कमाने की जो रेट है ना, इसके कंपैरिजन में 2 गुना हो सकती है। 2 नहीं कहूंगी मैं, 1.5 के करीब इसकी परसेंटेज ज्यादा है, क्योंकि ये 10% है 25 में, इसकी 15% मैं एक्स्ट्रा कमा रही हूँ। तो सिंपल है, मैं कवर कर सकती हूँ। तो मेरे लिए यहाँ पर फर्स्ट कंपनी थर्ड कंपनी बेटर है। समझ में आया? तो कंक्लूजन पढ़ सकते हैं। सेकंड केस क्या लेंगे, जब मेरी रिटर्न और मेरा जो इंटरेस्ट है दोनों क्या है, बराबर है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? क्योंकि देखो 10% रिटर्न है। अब देखो सबके अंदर मैंने क्या किया था, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। अब 2 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट में रिटर्न आने पे मेरे को क्या मिलने वाला है, 20,000 पे सबकी रिटर्न आने वाली है। 20,000 20,000 एंड 20,000। फर्स्ट कंपनी, सेकंड कंपनी, थर्ड कंपनी। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे इंटरेस्ट माइनस करना है। भाई पहली कंपनी ने तो इंटरेस्ट लिया ही नहीं, यहाँ पे कितना बनेगा, वही एज इट इज 10%। 40,000 लिए थे इन्होंने, 40,000 लिए थे, 40,000 के ऊपर 10% करना है, इसके ऊपर भी 10% करना है, तो 4,000 और 16,000 आ जाएगा। क्या हो गया, लो जी 4,000 और 16,000 माइनस करने हैं। माइनस करने के बाद यहाँ पे 4,000 इनकम बचेगी, यहाँ पे 16,000 इनकम बचेगी, यहाँ तो हुआ ही नहीं माइनस, तो ये लो भाई 20,000 हो गया। कहते हैं हाँ जी। अब मुझे टैक्स पेमेंट करनी है, टैक्स एज इट इज 26% है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर 26% लगाऊंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5,200 टैक्स आ जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया कि थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाए, है ना। 1040 करने के बाद मेरे पास ये अमाउंट आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसकी भी परसेंटेज सेम इस तरीके से निकल जाएगी। मैंने यहाँ पे ये चेंज कर दिया है, तो आप इसको अल्टर कर लेना। ठीक है, यहाँ पे भी यही चेंज आएगा, जैसे कि जितनी मेरे पास ये बचा हुआ पैसा और कितना मैंने कैपिटल को इन्वेस्ट किया था। समझ में आ रहे हैं? ओके जी। नेक्स्ट जाता है मेरे पास केस नंबर 3, जब मेरे पास रेट ऑफ रिटर्न भाई 8% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब देना मेरे को मेरी पॉकेट से क्या है, ज्यादा है, और कमा मैं 8 रुपए रही हूँ, कम रही हूँ, तो 2 रुपए का नुकसान होगा ना होगा। तो यहाँ पर ये सजेशन किया जाता है कि आप बेटर है कि आप या तो खर्चा ही कम कर लीजिए, या फिर जितना आपके पास खुद का पैसा है ना उसको यूज करें, बाहर से पैसा रेज ना करें, क्योंकि लोन आपका महंगा है। तो यहाँ पर देखो, जब मैं चीजों को अब देखो मेरे पास कितने रुपए थे हर कंपनी के अंदर, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो 2 लाख के ऊपर मैं 8% के हिसाब से निकालू तो मेरे सबके ऊपर रिटर्न कितना आने वाला है, 16,000 16,000 16,000। कंपनी बी ने क्या किया था, 40,000 रुपए के क्या किए हैं, डेट को यूज किया गया, लोन को यूज किया गया, इन्होंने कितने किए हैं, 16,000 1,60,000 के यूज किए। तो यहाँ पे 10% एज इट इज रहने वाला है लोन का इंटरेस्ट जो है, तो यहाँ पे 4,000 माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे 16,000 माइनस हो जाएंगे। माइनस करने के बाद देखो यहाँ तो कुछ पैसा बचा ही नहीं, है ना, क्योंकि जितना कमाया था उतना तो मैंने दे दिया है, अभी तो टैक्स देना रहता है। कहते हैं अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे इनकी इनकम बच गई है 16,000 और 12,000, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, इनके ऊपर 26,000 रुपए का टैक्स लगा दूंगी परसेंटेज के हिसाब से। फिर यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, देन फाइनली ये रेट आ जाएगी। अब आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या है, नजर आ रहा है 5.92 है और नीचे में क्या है 5.55 है, तो कौन सी बेटर है, 5.92 वाली बेटर है। तो यहाँ पे ये वाली कंपनी, तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ, फाइनली कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ, जब मेरा जो रेट ऑफ रिटर्न है ज्यादा है, लोन कम है, तो उस टाइम पे मेरी कंपनी 3 जो जहां पर हम ज्यादा से ज्यादा लोन का पैसा यूज कर रहे थे और 40,000 केवल अपना खुद का पैसा यूज कर रहे थे, वो बेटर थी। क्यों? क्योंकि मेरा लोन का इंटरेस्ट कम था। ओके, और जब मेरे पास लोन का इंटरेस्ट ज्यादा है और मैं कमा कम रही हूं, तो वहां पर ये कंपनी ए बेटर थी, जहां पर मैंने कहा था कि मेरा सारा का सारा पैसा क्या है, खुद का है, मेरे को बाहर किसी को लोन नहीं देना है। तो यहाँ पर जीरो बोरोइंग को ज्यादा प्रेफर करेंगे, जिससे कि प्रॉफिट मेरा बढ़ जाएगा। और यहाँ पे ऑल कंपनीज इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी चाहे आप वैसा पैटर्न यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? और ज्यादा कंक्लूड करके मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है,
अब क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है अगर मैं टैक्स प्लानिंग करूं, टैक्स की प्लानिंग करूं किसके रिगार्डिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन के रिगार्डिंग। सबसे पहले मैं यहाँ ये देखूंगी कि किसके अंदर मुझे मेरे जो खर्चे हैं ना उनको माइनस करने की परमिशन दी जा रही है। मीन्स कि जो मैं मेरा डेट यूज कर रही हूँ, जो मैं इक्विटी यूज कर रही हूँ, इनमें से किसके ऊपर मेरे जो खर्चे हैं ना, मीन्स की जो इनके ऊपर मेरे को खर्चा क्या हो रहा है। देखो इक्विटी से पैसा रेज होगा तो इनके ऊपर लागत कहते हैं ना, लागत आई है। तो लागत क्या है, इसके ऊपर मेरे को क्या देना है, डिविडेंड देना है। इसके ऊपर मुझे क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। देना है या नहीं देना है। अब ये मत कहना कि मैम इक्विटी वालों को तो डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। अरे भाई जब कंपनी में पैसा बचेगा, प्रॉफिट बचेगा, अगर आप इक्विटी वालों को नहीं देंगे तो कंपनी छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं भाग जाएंगे। तुम्हारी अर्निंग पर शेयर तो नीचे गिर जाएगी, नहीं गिर जाएगी। और जिस कंपनी की अर्निंग पर शेयर नीचे गिर जाती है तो उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करना या फिर कंपनी को पैसे रेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। समझ में आया। तो इस वजह से उनको यहाँ पे भी देना पड़ेगा। कहते हैं हाँ जी, क्या डिविडेंड की डिडक्शन मिलती है, जल्दी आंसर दो। नहीं मिलती मैम, क्योंकि ये एट द एंड में है। क्या इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, हाँ जी, इससे हमें टैक्स का बेनिफिट होता है, ये हमने समझ लिया है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टैक्स डिडक्टेबल है, डिविडेंड आपके डिडक्टेबल नहीं है। तो हम प्रेफर करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, हम टैक्स डिवेंचर्स को यूज करें, बट एक लिमिट तक। क्या आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरी थी याद है, वो थ्योरी कुछ इस तरीके से होती थी कि एक लेवल आएगा और वो ऊपर तक फिर बढ़ जाएगा। सेम इस तरीके से जब तक यहाँ है ठीक है, जब फिर उसके बाद के ई मेरा बहुत ज्यादा हाई स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट है जहां पर मेरी के डी भी और के ई भी दोनों क्या है, मिनिमम लेवल पे है। यहाँ तक प्रॉफिट ज्यादा ऑप्टिमम कमाया जा रहा है ना। अच्छा, इफेक्ट ऑन द टैक्स एग्जम्पशंस एंड द डिडक्शंस। किसके अंदर टैक्स की एग्जम्पशंस और डिडक्शंस मिलती है हमें, सेक्शन 10(10)(a), 10(AA), 10(IA), 10 कह रही हूँ मैं, 80(IA), 80(IB). क्या आपको ये वाला लेसन याद है, ये वाला चैप्टर याद है? ये याद नहीं है जिसके अंदर हमने ये डिडक्शंस की थी, ये एग्जम्पशंस की थी, दिखाई दे रही है? 80(IA), 80(IA), 80(IB), 10(AA), ये जो कुछ एक डिडक्शंस होती है ये आपको कहाँ मिलती है? इफ ए कंपनी रिलाई मोर ऑन लोन, अगर कंपनी ज्यादा से ज्यादा लोन के ऊपर भरोसा रखती है तो डिडक्शन बेनिफिट डिक्रीज बिकॉज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स आर रिड्यूस बाय द इंटरेस्ट ऑन पेमेंट। अगर आप पहले ही अपने टैक्स इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो वहां पर क्या होने वाला है, इनसे जो डिडक्शंस मिलने वाली है ना वो आपको कम कम मिलेगी। सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर के अंदर समझाया। ठीक है, अच्छा ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं कि टैक्स प्लानिंग क्या रहने वाली है जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। अब आप ये देखिए जो मैंने अभी ऊपर समझाया यहाँ पर कि मेरा रिटर्न ज्यादा है, इंटरेस्ट कम है, तो मैं क्या करूंगी, ज्यादा से ज्यादा डेट यूज करूंगी। क्यों यूज करूंगी? क्योंकि मुझे यहाँ पर टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। टैक्स के बेनिफिट के कंसेप्ट मैंने यहाँ पे समझाए। क्योंकि डेट का कैपिटल यूज करने से, लोन लेने से, डेट डिबेंचर यूज करने से, बॉन्ड यूज करने से मेरे को टैक्स का बेनिफिट मिलता है, हमेशा मिलता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि अगर मैं ज्यादा कमा रही हूं तो कंपनी कहती है कि ज्यादा से ज्यादा हम डिबेंचर यूज करेंगे। ठीक है, बाहर से पैसा लोन लेंगे क्योंकि लोन हमें सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, इक्विटी से। ठीक है, जितना ज्यादा हम लोन लेंगे उतना ज्यादा हमें टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पहले माइनस होता है फिर उस इनकम के ऊपर मेरे को टैक्स देना पड़ता है। कहते हैं हाँ जी, तो उसके कारण मेरा पैसा ज्यादा बचेगा। कहते हैं हाँ जी, और जितना ज्यादा बैलेंस बचेगा उतना ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? कहते हैं हाँ जी बढ़ेगी। तो ये वाले जो पॉइंट्स अब आगे आने वाले हैं ना, क्या कह रहे हैं कि आपको क्या चूज करना है, लोन चूज करना है या फिर इक्विटी चूज करना है, डिपेंड करता है रिटर्न ऑन रेट ऑफ रिटर्न और इंटरेस्ट रेट के ऊपर। कि जहां पर मेरा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस है, ठीक है, कि मेरी रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कम है, किससे? इंटरेस्ट से। ROR मेरी कम है और लोन का इंटरेस्ट मेरे पास क्या है, लोन ज्यादा है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो मैं क्या करूंगी भाई, बाहर से पैसा मैं यूज नहीं करूंगी, मैं खुद का पैसा यूज करूंगी। अभी बताया, अगर मेरा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ROR मेरा ज्यादा है, इसकी 25% है और इंटरेस्ट मुझे देना है केवल 10%, कंपनी कहती है भाई यूज करेंगे हम तो बाहर वाला कैपिटल, बोरिंग कैपिटल यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको यूज करने से टैक्स का बेनिफिट मिलेगा और मैं पहले ही कम रही हूँ, मैं 8% कमा रही हूँ, मुझे देना 10% है, मैं क्यों बाहर से यूज करूँ? समझ में आया नहीं आ रहा? तो यहाँ पे यही बात की गई है जो भी ऊपर समझाई थी। एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है कि आप पैसे यूज करेंगे, क्योंकि जब आप पैसे को रेज करने के बारे में बात करते हैं ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते हैं,
तो आपको एक पब्लिक कंपनी को क्या करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, और उस प्रोस्पेक्टस में ये मेंशन करना पड़ता है कि हाँ जी आप पैसा रेज कर रहे हैं, कहते हैं हाँ जी कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपका अगर आपको पैसा रेज करना है फॉर द पर्पज ऑफ द एसेट्स रेज करनी है, आपको उस पैसे से मुझे मशीनरी खरीदनी है, प्लांट खरीदना है, बिल्डिंग क्रिएट मतलब बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, या फिर मैं कहूँ कि मुझे मैन पावर जनरेट करनी है, मुझे एसेट्स जनरेट करनी है, तो आपको ये देखा जाता है कि अगर आप इक्विटी रेज कर रहे हो फिनांस के अंदर तो आपको किसी भी तरह का डेप्रिसिएशन का फायदा नहीं मिलता। मींस कि नॉन डेप्रिसिएशन एसेट्स को अगर आपको खरीदना है ना, ठीक है, जैसे गुडविल हो गया, लैंड हो गया, तो आप इक्विटी का यूज कर सकते हो क्योंकि उसके ऊपर डेप्रिशिएट लगते नहीं। दोनों आइटम ऐसी है जो कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती, ठीक है, ये हमेशा इंक्रीज होती है, लैंड की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है, गुडविल मोस्ट ऑफ टाइम में क्या होती है, अपनी इंक्रीज ही होती है, तो ये डेप्रिशिएट नहीं होती, ये अप्रिशिएटेड एसेट्स है। तो अगर आपको एप्रिशिएटेड एसेट्स को खरीदना है तो आपको जरूरी है कि आप इक्विटी यूज करें। अगर डेप्रिशिएटेड एसेट्स है जैसे मशीनरी होगी, बिल्डिंग होगी, ये है, तो आपको जरूरी है कि आप लोन लें, क्योंकि लोन लेने से इनका जो डेप्रिसिएशन है आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये देखो देखो छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आप पहले आपका बेस होना चाहिए इन चीजों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जाता है मैनेजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट एंड द बिजनेस लॉस। इंटरेस्ट कॉस्ट को मैनेज करना, बिजनेस के लॉस को मैनेज करना, तो टोटली डिपेंड करता है कि हाँ जी आपका बिजनेस जो है वो कैसा है, लंबे टाइम के लिए है या छोटे टाइम के लिए है। अगर आपका जो आप अगर बिजनेस करना चाह रहे हो कम टाइम के ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वैसे तो ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि हमने +1 क्लास में पढ़ा था कि जो बिजनेस है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है कि हमारा बिजनेस कंटिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर मेरा मोटिव बिजनेस को लंबे टाइम तक चलाने का मोटिव है तो मैं क्या करूंगी, मेरे बिजनेस में मैं अपने खुद का पैसा ही यूज करूं, ठीक है, मैं एक्सेसिव लोन को मैं कहीं ना कहीं अवॉइड करूंगी, ठीक है, क्योंकि बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले ही मैं लोन लेना शुरू कर दूं, अरे भाई पहले इनकम तो होने दो, प्रॉफिट तो होने दो, तभी तो मैं लोन को पे करूंगी। क्योंकि जो डिवेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है ना वो बच्चे फिक्स होता है। अगर आपने उसके डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया, आपने कहा कि भाई अभी प्रॉफिट नहीं है, हम नहीं दे सकते, तो उन डिवेंचर होल्डर के पास पूरा राइट होता है कि वो आपके ऊपर केस दर्ज कर सकते हैं, इवन आपकी कंपनी बंद भी हो सकती है, क्योंकि वो क्रेडिटर्स है, कंपनी को उनको पे करना पड़ेगा, टाइमली पे करना पड़ेगा, दैट्स अ रीजन, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि बॉर्डर डेफिनेशंस। अगर मैं इनकी इंटरेस्ट के बारे में बात की जाए तो सेक्शन 2 सेक्शन 28A ने डिफाइन किया गया है, जब भी आप पैसे को अरेंज कर रहे हो या फिर किसी भी चीजों को अरेंज कर रहे हो या फिर कोई सर्विसेज ले रहे हो तो आपको पेमेंट करनी होती है ना। जैसे मैं कहूँ कि अगर आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, बैंक वाले भी तो आपको क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, नहीं देते हैं, ठीक है। अगर आप बैंक से पैसा लेते हो तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, नहीं करते हैं, दोनों एस्पेक्ट है ना। तो क्या है, मैनरिज्म, मनी आप क्या कर रहे हो, बोरो कर रहे हैं, डेट इनकर्ड हो रहा है इंक्लूडिंग अदर सर्विसेज फी, अदर चार्जेस सच एज देयर इज अ सर्विस चार्जेस हो गया, प्रोसेसिंग फीस हो गया, जितने भी अदर कॉस्टेज हो गए, वो सारी चीजें हमें बियर करनी पड़ेगी, गॉट इट। और ये सारे के सारे चीजें हमारे पास क्या होती है, रिवेन्यू नेचर की होती है, दैट मीन जिनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कैपिटल स्ट्रक्चर की टैक्स की प्लानिंग करने के लिए आपको जो मैंने ये टेबल समझाई थी ये समझना जरूरी है ना, हमने पहले समझे थे ना ये, हाँ जी, ठीक है जी। अब यहाँ पर मेरे पास, अरे कहाँ गया, अब हमारे पास यहाँ पे सेकेंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड पार्ट, राइट। दोनों पार्ट हो गए ये, और सेकंड भी हो गया, टैक्स की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब डिविडेंड पढ़ेंगे, डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट क्या होता है, टाइप ऑफ डिविडेंड क्या होता है, टैक्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारी डोमेस्टिक कंपनी कि हमारा जो बाय बैक करने वाले हैं शेयर्स, इसको डिस्कस करने वाले, ठीक है। सारे सारे के सारे टॉपिक को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, पर इन डेप्थ में करेंगे हम इस चीजों को। देखो सबसे पहले आपको डिविडेंड का मतलब समझ में आना चाहिए, तभी आप पॉलिसीज को समझेंगे, क्योंकि पॉलिसीज तो हमें पता है कि हमें वो पॉलिसीज अप्लाई करनी है जिससे ना तो कंपनी का फायदा हो, सॉरी ना तो कंपनी का नुकसान हो और ना ही शेयर होल्डर का नुकसान हो, है ना। क्योंकि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, देखो हमने जो कमाया, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। कंपनी ने जो कमाया पैसा, कंपनी जो पैसा कमाएगी, ठीक है, आफ्टर द अपनी ऑपरेशंस को करने में सेल्स करेगी, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज को करनी है उसकी इनकम जनरेट हो गई, कहते हैं हाँ जी। अब जो इनकम में से जो माइनस करने के बाद
फॉर एग्जाम्पल मैंने सारे के सारे एक्सपेंसिस भी माइनस कर दिए, देन उसके बाद मेरे पास सारा का सारा प्रॉफिट बचेगा। कहते हैं हाँ जी प्रॉफिट बच गया। अब कंपनी क्या करने वाली, इस प्रॉफिट को, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपए बची है, मैंने इस 100 रुपए को, मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको डिविडेंड में भी बांटूं और कुछ हिस्सा मैं बचा कर भी रखूं। मैम बचा के क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि फ्यूचर के अंदर मेरी अपॉर्चुनिटी आएगी, तो बार बार ये जो प्रोसेस हमने की थी ना कि मुझे फंड की जरूरत है, तो मैं लोन से, मैं रिटेन अर्निंग में, शेयर से, मैं डिबेंचर से यहाँ से अरेंज करूंगी। भाई इतनी लंबी लंबी प्रोसेस कौन करे बार बार, तो कहते हैं भाई अपना पहले ही बचा के रख ले, तुझे पता है तो अपनी फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी आएगी। कहते ठीक है, तो हमने क्या किया, अपने जो प्रॉफिट है ना उसमें से कुछ हिस्सा मैंने डिविडेंड का बचा के रखा और कुछ हिस्सा मैंने क्या रखा, रिटेन करके रखा, क्योंकि मुझे पता है फ्यूचर में मुझे यूज होगा। डिविडेंड किसको मिलेगा बच्चों, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है। ये हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, क्योंकि डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट फिक्स होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड भी फिक्स ही होता है, बट इक्विटी वालों का फिक्स नहीं होता है, उनको तो जो बचा हुआ पैसा होता है वो मिलता है। कहते ठीक है जी, जितना मैं डिविडेंड दूंगी, जिसकी जितना मेरे पास ये बैलेंस बचेगा, उसको अगर मैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड कर दूं तो मेरा ईपीएस आ जाएगा। और देखो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कंपनी का अब की बार 20,000 शेयर का प्रॉफिट हुआ है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं मेरे पास, 20,000 ही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ईपीएस मेरे पास कितना आया, 1 आया। फिर मैंने कहा कि भाई मेरा तो जो अब की बार ना प्रॉफिट बढ़ गया है, भाई इक्विटी शेयर होल्डर तो अब की बार इतने ही है, तो मेरा ईपीएस कितना हो गया, कहते 2 हो गया। फिर इसने कहा कि मेरा तो भाई प्रॉफिट 1,20,000 होने, बैलेंस बच गया 1,20,000 सारे खर्चे माइनस करने के बाद, कहते 20,000 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन गया, ये हो गया 6 रुपए ईपीएस। तो जैसे जैसे मेरा बैलेंस बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा ईपीएस भी बढ़ेगा, अगर मेरे इक्विटी शेयर होल्डर के नंबर क्या है, फिक्स है, ठीक है। अगर मैं कहूं तो कि भाई मैं तो 2 लाख रुपए में से कुछ पैसा डिविडेंड को दूंगी, कुछ पैसा मैं बचा के रखूंगी, तो अगर मैंने कहा कि मेरा पैसा 40,000 से 20,000 हो गया, 20,000 मान लीजिए कि मैं 1,20,000 में से, ठीक है, मैं 1,00,000, यहाँ से एक जीरो हटा दीजिए, 1,20,000 में से मैं केवल 40,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो बाकी के बचे जो 80,000 है मैं उसको रिटेन कर रही हूँ, तो यहाँ पर मेरी ईपीएस देखो कितने से कितने गिर गई है, 2 गिर गई है ना। तो डिपेंड करता है कि भाई कंपनी क्या पॉलिसी अप्लाई करेगी, क्योंकि डिविडेंड क्या होता है, आपकी कंपनी के प्रॉफिट का ही पार्ट होता है जो कि शेयर होल्डर को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है भाई, ये जो शेयर होल्डर्स रहते हैं ना, ये कंपनी को पैसा देते हैं कि लो भाई हमने आपकी रेपुटेशन, आपकी पिछले प्रीवियस ईयर चीजों को देखकर हमने अपना जो पैसा है वो क्या कर दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है, और उसके बदले में जैसे बैंक आपसे चार्ज करता है ना, बैंक से अगर आप लोन लेते हो, बैंक ने आपको लोन दे दिया, कहते बिल्कुल खुश हुए, कहते रुको तुम्हें इस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, कहते ठीक, इस टाइम बैंक की इनकम हो रही है, हमारे लिए खर्चा है। और सेम इस तरीके से अगर आप अपना पैसा किसी को देते हैं तो क्या होगा, इंटरेस्ट, इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है, शेयर में करते तो आपको क्या मिलता है, शेयर होल्डर्स को ये प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, ठीक है, समझ में आया। तो डेफिनेशन आप इसको पढ़ सकते हो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 के हिसाब से कि डिविडेंड के अंदर क्या क्या डेफिनेशन आती है। अच्छा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब पता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पता है, आई थिंक पता होगा। एक्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि जब हम पिछले काफी सालों से ऐसे पैसे बचाते 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 80,000 अब की बार बचाए, नेक्स्ट टाइम मैंने 70,000 रुपए बचा लिए, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने 50,000 रुपए बचा लिए, फिर मैंने देखा कि चलो अब की बार 2025 में तो मेरा लॉकर ओपन करके देख लो मैंने कितने बचाए, कहते ओ 2 लाख रुपए बच गए हैं, तो ये बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से जैसे जैसे मैं मेरा प्रॉफिट आगे बढ़ता जा रहा है, मैं बचाती जा रही हूँ, फिर एट द एंड में मैं देख रही हूँ कि हाँ जी कितना मेरी लॉकर में बढ़ा है, उसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कि टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी दैट हैव बीन बी रिटेन ओवर द टाइम इंस्टेड ऑफ द बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड, कि डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय आपने जो पैसा बचा कर रखा है उस पैसे को हम लगातार, एक तो रिटेन अर्निंग भी कहते हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल अमाउंट को, जैसे मैंने 80,000 को क्या बोला, रिटेन अर्निंग, अगर मैं ऐसे करते करते काफी सारे बैलेंस को मैं इकट्ठा करके बोलूंगी तो उसे क्या बोलूंगी, मैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलूंगी, क्लियर है। अच्छा, एक सोर्स क्या होंगे, सिंपल सी बात है, मेरा नेट प्रॉफिट में से मैं बचाऊंगी, मेरे जितने भी रिजर्व्स हैं उनमें से क्रिएट किए गए हैं, जो ये वैसे बहुत कम होता है बट कहीं कहीं आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, जो कैपिटल गेन होता है ना, मैं जब मेरी फिक्स एसेट्स को सेल करती हूँ तो उससे मेरे को मिलता है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या होती है, अब ये जो पैसा बचा के मैंने रखा है इसको क्यों रखा है,
अरे इतनी देर से मैं कहानी सुना रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ये फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए रखा है कि मुझे बार बार इतनी लेंथी प्रोसेस नहीं अप्लाई करनी पड़े कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, मुझे मेरा मोटिव बताना पड़ेगा, फिर मुझे मेरा एक शेड्यूल बैंक बीच में भी अपॉइंट करना पड़ेगा कि जो इन लोगों का पैसा इकट्ठा करेगा, फिर उसको वो शेयर इशू करेगा। अरे इतनी लंबी प्रोसेस करेगा कौन? टाइम भी लगेगा, कॉस्ट भी लगेगा, मैनेजमेंट के पूरे वर्क जो आपको इवन एम्प्लॉयज भी बढ़ाने पड़ेंगे, सब काम करना पड़ेगा, इतना काम नहीं करना आपको। तो ये कहते हैं कि ये हम अपना पैसा पहले से इकट्ठा करके रखेंगे, जिससे कि मैं अगर मेरे को बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो मैं इजीली कर सकूं, मेरे को फंड प्रोवाइड करना है, मतलब जो मेरी कंपनी में लॉस हो रहा है तो मैं इजीली कर सकूं, या फिर मेरी जो स्टेबिलिटी इनस्टेबल है तो मैं उसको स्टेबल कर सकूं। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट जाता है, क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के ऊपर टैक्सेशन होता है? सम एक्यूमुलेट, कुछ के ऊपर लगता है, ध्यान रखना, कुछ के ऊपर, मे और मे नोट वाली सिचुएशन है, डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का नेचर कैसा है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? ओके जी, यहाँ पे मैंने वैसे समझा दिया, 10 लाख में से 4 लाख रुपए आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और 6 लाख रुपए बचा रहे हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहेंगे, लगातार काफी सालों तक। ठीक है, अच्छा, टाइप ऑफ डिविडेंड क्या होते हैं? डिविडेंड के भी तरीके होते हैं। कंपनी जरूरी नहीं है कि आपको कैश में डिविडेंड दे, इसकी बैलेंस बच के कर दिया डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से, है यही एक तरीका नहीं है। क्या पता भाई कंपनी चाह रही है कि हमारा कैश का बैलेंस हिले ना, वो चाह ही नहीं रही है कि हमारा कैश का बैलेंस आउटफ्लो हो, फिर अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। कंपनी ने सोचा कि इससे बढ़िया हम अपनी कंपनी का स्टॉक दे दे, स्टॉक इन द सेंस दैट मींस आपको अपने शेयर भी दे सकते हैं, बोनस शेयर जिसे हम कहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि ना देखो, डिविडेंड देने के तरीके होते हैं। डिविडेंड क्या है कि आपने जो पैसा कंपनी में लगाया है, ठीक है, उसके विद रिस्पेक्ट आपको रिटर्न मिल रहे हैं, उसे बोला जाता है डिविडेंड, है ना, प्रॉफिट का हिस्सा, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको देने के ना काफी सारे तरीके हैं, हम उसको वन बाय वन करते हैं। फाइनल डिविडेंड का मतलब इवन मैं ये कह सकती हूँ कि टाइम ड्यूरेशन के ऊपर भी डिविडेंड हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, फाइनल डिविडेंड का मतलब क्या है कि आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है और उसमें एट द एंड में आपको जो फाइनेंशियली अकाउंटिंग बन जाती है, जैसे 31/3 अब 2025 आने वाला है, उसमें उस तारीख तक आपको क्या करना पड़ेगा? आपके डिविडेंड को पेमेंट कर देनी है। ठीक है, ये फाइनल जो डिविडेंड है, ये आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। एक बार डिक्लेयर कर दिया एनुअल जनरल मीटिंग में कि हाँ जी आपको डिविडेंड मिलेगा, तो मिलेगा ही मिलेगा। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फाइनलाइज बनने के बाद, पेड आफ्टर द कंपनी, मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद मैं आपको पे करूंगी। ठीक है, इंटर्म डिविडेंड होता है। देखो, इंटर्म का मतलब क्या होता है? डिविडेंड तो फिर समझ में आ जाएगा। इंटर्म का मतलब होता है कि जब आप अपने, ये फाइनेंशियल ईयर है, मैंने बोला 31/3/2025 को मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, कहते हैं हाँ जी। अब इसके बीच में ही भाई मेरे को इतना बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी बिल्कुल बढ़िया चल रही है, मैं अपने शेयर होल्डर को बढ़िया खुश करना चाह रही हूँ, तो मैंने कहा कि एनुअल जनरल मीटिंग आएगी, उसमें मैंने अनाउंस किया और मैंने कहा कि कम फाइनेंशियल ईयर के मिड में ही कहीं पर भी, ठीक है, मैं इस डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकती हूँ। बट एक प्रॉब्लम है इसमें, क्या कि इस डिविडेंड को फाइनेंशियल ईयर से पहले हमने डिक्लेयर कर दिया, इसको हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं या फिर कैंसिल भी कर सकते हैं। कम, ज्यादा, बड़ा, कम, या फिर बिल्कुल कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्योंकि क्या पता भाई लगातार 6-7 महीने से बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है, एकदम से डाउन मार जाए भाई तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? यस। नेक्स्ट जाएगा कि स्पेशल डिविडेंड। स्पेशल डिविडेंड का मतलब क्या है? जब कंपनी कमा तो रही है, अच्छी बात है, बट कमा नहीं, वो ज्यादा ही कुछ कमा रही है। होता है कई बार कि दैट मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है उसके पास, नॉर्मल प्रॉफिट की बजाय उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उस प्रॉफिट को करेगी क्या भाई? वो बांटेगी, क्योंकि जितना ज्यादा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को बांटेगी उतना ज्यादा ईपीएस बढ़ेगा। ईपीएस क्या है? कंपनी की मार्केट, एक फेम को रिप्रेजेंट करता है कि जितना किसी कंपनी का शेयर ज्यादा होगा ना, शेयर की वैल्यू ज्यादा होगी, या फिर मैं कहूँ कि उस कंपनी का रिटर्न ज्यादा हो रहा है, ठीक है, डिविडेंड हो रहा है, वो बेटर माना जाता है। ठीक है, वन टाइम यहाँ पर पेमेंट होती है। स्टॉक डिविडेंड का मतलब क्या है कि आप कैश, अभी तो देखो हम कैश में बात कर रहे थे, फाइनल हो गया, इंटर्म हो गया, स्पेशल डिविडेंड हो गया। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई मैं नहीं चाह रही, मींस कि मैं कंपनी की ओनर हूं, मैं नहीं चाह रही कि मेरी कंपनी से कैश जाए बाहर, क्योंकि कैश को वापस फिर अरेंज करना दिक्कत है ना? तो हमने क्या कहा कि इनको हम क्या कर देते हैं? शेयर इशू कर देते हैं। क्या मैम शेयर इशू करने के बदले में क्या उनको पैसे देने पड़ेंगे? कहते नहीं, ये वो शेयर है जो कि आप कंपनी को देना था डिविडेंड, कंपनी कह रही भाई हम कैश नहीं देंगे, ठीक है, कंपनी कह रही कि इसके बदले में हम शेयर दे देंगे, और इस शेयर को बोला जाता है बोनस शेयर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ द डिविडेंड। समझ में आया कि यहाँ पर ना तो शेयर होल्डर के बैंक का बैलेंस हिला,
ना ही कंपनी का बैलेंस हिला। दूसरा इसका बेनिफिट ये हुआ कि कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी जो नंबरिंग है, कि पहले फॉर एग्जांपल पहले 20,000 शेयर थे, उन्होंने क्या किया 1,000 शेयर और इशू कर दिए बोनस शेयर के तौर पे, 21,000 शेयर हो गए। तो नंबर ऑफ शेयर इनके क्या हो गए, इंक्रीज हो गए हैं, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द शेयर। ठीक है, उनका कैश सेव हो गया, कंपनी का भी हो गया और इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड भी मिल गया, दोनों काम हो गए। हाँ जी, कैश डिविडेंड तो आपको पता ही है। ठीक है, स्क्रिप्ट डिविडेंड क्या होता है, एक प्रोमिसरी नोट होती है, वैसे हमारे इंडिया के अंदर अलाउड नहीं है बट फिर भी हम इसको डिस्कस करना होगा कि एक ऐसा प्रोमिसरी नोट है जिसके टाइम ये कहते हैं कि कंपनी के कहती है कि भाई हमारे पास ना प्रॉफिट नहीं है, तो फिर हम क्या करें। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इक्विटी वाले कहेंगे भाई हम क्या करें, क्या कहेंगे आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या इक्विटी वाले कभी कहेंगे कि हम क्या करें, हमें तो पैसा चाहिए, नहीं कहेंगे, क्योंकि तभी तो उनको वोटिंग राइट, तभी तो उनको मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन मीटिंग में आप अटेंड कर सकते हो, इक्विटी वाले नहीं कहेंगे। ठीक है, अच्छा प्रेफरेंस वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोमिसरी नोट यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि प्रेफरेंस वालों को फिक्स डिविडेंड दिया जाता है, क्योंकि कंपनी ये प्रॉमिस करती है हाँ जी हम आपको पे करेंगे बट बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास पैसे तो हैं बट क्या पता फ्यूचर में अभी 1 महीने के बाद एक नया प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना है उसमें चाहिए, या फिर वो ऐसे कह सकती है कि भाई हमारे पास पैसे ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी ना। ठीक है, नेक्स्ट जाता है लिक्विडेटिंग डिविडेंड। लिक्विडेटिंग डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि आप जब कंपनी क्लोज डाउन होती है, मीन्स की बिल्कुल खत्म होती है, बंद होती है, कि आगे इसके बाद कंपनी अपने काम को नहीं करेगी। ठीक है, तो उस टाइम ये क्या किया जाता है, ये डिविडेंड दिया जाता है, पेड फ्रॉम द कैपिटल इंस्टेड ऑफ द प्रॉफिट। ओनली एंड ओनली ये बात ध्यान रखने की है कि लिक्विडेशन के टाइम जब कंपनी डिविडेंड देती है उस टाइम केवल अपने कैपिटल का यूज करेगी, अदरवाइज मोस्ट ऑफ टाइम इसकी लिक्विडेशन से पहले जितनी बार भी डिविडेंड देगी वो हमेशा प्रॉफिट में से होगा, ना कि आपकी कैपिटल में से। डिविडेंड मस्ट नॉट बी पेड आउट ऑफ द कैपिटल, इट ऑलवेज पे आउट ऑफ डिविडेंड, यहाँ पे मस्ट नहीं आएगा, डिविडेंड नॉट बी पेड, यस राइट, समझ में आया। ओके जी, नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हमारे पास कि जो मेरे पास टैक्स है उसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट कर, सॉरी टैक्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी ऑफ द बायबैक ऑफ द शेयर। पहले हम बायबैक का मतलब समझते हैं, क्योंकि इस प्रोविजन के अंदर ना अभी चेंजेस आए हैं। ठीक है, चेंजेस कैसे आए हैं, चेंजेस आए हैं आपकी कि पहले ना डिविडेंड के ऊपर ना जैसे डिविडेंड के ऊपर पहले कौन टैक्स पे करता था 2020 से पहले, जैसे कंपनी है, कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है, ठीक है, और डिविडेंड देना किसकी इनकम हुई, शेयर होल्डर की इनकम हुई, बट कंपनी क्या करती थी, पे करती थी पहले टैक्स डिविडेंड के ऊपर जो भी पे कर रही है। बट 2020 के अमेंडमेंट के बाद ये क्या किया गया है कि शेयर होल्डर ही पे करेगा अपने डिविडेंड के ऊपर टैक्स। ठीक है, ये चेंजेस आया था 2020 के अंदर। इसी तरीके से बायबैक में अंदर भी चेंजेस आए हैं कि जब कंपनी अपने शेयर को दोबारा से बाय बैक करती है। बायबैक का मतलब क्या है कि कंपनी ने शेयर इशू किए थे और कंपनी जाती है कि नहीं नहीं हम इतने और ज्यादा शेयर नहीं रखना चाहते। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे कंपनी के अंदर 20,000 शेयर है, 20,000 शेयर है, मैं इस शेयर की जो नंबरिंग को मैं 15,000 करना चाहती हूँ। कहते हैं अच्छा, तो हम इसकी 5,000 शेयर को क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, किससे, अपने ही शेयर होल्डर से बैक। तो यहाँ पर क्या आने वाले, जिससे कंपनी ने शेयर इशू कर रखे थे उसी से वो शेयर वापस खरीदेगी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी इज अ व्हेन सॉरी ए बायबैक इज व्हेन अ कंपनी रीपरचेज ऑफ इट्स ओवन शेयर, वो खुद के ही शेयर अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से खरीदेगी। इट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर इन द मार्केट, की मार्केट के अंदर जितने शेयर थे ना उनको की नंबरिंग घटा रही है। ठीक है, बोनस शेयर इशू करने से नंबरिंग बढ़ती है, बायबैक करने से नंबरिंग घटती है। ठीक है, टैक्स एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात की जाए कि जैसे मैं अभी फिलहाल जो आपकी मैं बता रही हूँ कि जो प्रोविजन जुलाई 2024 में जो बजट आया था ना इलेक्शंस के बाद, ध्यान से सुनना इस बात को, इलेक्शन के बाद जो बजट आया था 2024 के अंदर, इससे पहले जो प्रोविजन थे आपके एग्जाम में वही अप्लाई होने वाले। समझ में आ रहा है। अच्छा मैम क्या चेंज हुआ है, हाँ जी इसके अंदर चेंज आया है कि जो कि 1 अक्टूबर 2024 से इंप्लीमेंट हुआ है। वो चेंज पहले मैं आपको आपकी बुक वाला समझाती हूँ, फिर मैं ये चेंज बताती हूँ। इसमें फायदा है, कंपनी का फायदा है, यहाँ पे किसका फायदा था, शेयर होल्डर का फायदा था, यहाँ पे इस कंपनी का फायदा है। ठीक है, जैसे डिविडेंड का एग्जांपल बताया ना कि पहले डिविडेंड के ऊपर टैक्स कौन पे करता था, कंपनी पे करती थी, पर 2020 के अमेंडमेंट के बाद अब शेयर होल्डर पे करते हैं। देखो
कि सेक्शन 115 क्यू ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डोमेस्टिक कंपनी इज लाइबल टू पे द टैक्स ऑन द इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द बायबैक। मैम एक बात बताइए मुझे, एक तो देखो कंपनी शेयर क्या कर रही है, वापस ले रही है। अब जब कंपनी शेयर वापस लेती है तो इसको तो पेमेंट करनी पड़ती है ना, तो आप ये क्यों लिखा हुआ है कि इनकम हो रही है इसकी? सुनो सुनो, ये यही तो बात समझानी है, क्योंकि ये बात समझ में आ गई तो आपको चैप्टर का मेन, मैं कह सकती हूँ क्रक्स जो है वो समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अरे ये क्या हुआ है, जस्ट अ वेट। अब देखो, मैंने कहा ये मेरे पास कंपनी है, कंपनी ने क्या किया था 2020 के अंदर, क्या किए थे, इशू किए थे शेयर्स। और यहां पर मान लीजिए मिस्टर टिंकू जी है, मिस्टर चिंकू जी है, बहुत सारे पर्सन है जिन्होंने शेयर्स के अंदर सब्सक्रिप्शन किया, ठीक है। और उस टाइम ये था कि एक शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 30 रुपीज है, कहते ठीक है। अब कंपनी क्या कर रही है, मान लीजिए इसमें से इसको ले लेते हैं, मिस्टर टिंकू जी को या मिस्टर एक्स को ले लीजिए, ठीक है। मिस्टर एक्स के पास 200 शेयर थे, ठीक है। कंपनी कह रही है कि भाई मैंने जो तुम्हें शेयर दिए थे वो अब तुम मुझे वापस दे दो, ठीक है, उसका कुछ पोर्शन। तो ये कहते हैं कि हाँ जी, और उस टाइम एक शेयर की जो वैल्यू होने वाली है, मैं तुमसे एक शेयर जो लूंगा ना, तुम्हें उसके बदले में तुम्हें 50 रुपए दूंगा। अब थोड़ा दिमाग लगा के सोचना, जब हम खरीदते हैं कोई चीज को, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कैलकुलेटर जब मैंने खरीदा, ठीक है, ये 550 रुपए का था। अब कोई मुझसे ये लेगा, ये ठीक है, ये इंक्रीजिंग वैल्यू वाला पॉइंट है, ठीक है। अगर कोई मुझे इससे लेगा तो क्या मैं 550 से कम में बेचूंगी? थोड़ा सा माइंड, थोड़ा सा मतलब लॉजिकली सोचे, प्रैक्टिकली आप क्या कहेंगे कि भाई 550 का तो मुझे लगा है, तो कम से कम मैं ऊपर बेचूंगा, या कम से कम 550 रुपए तो बेचूंगा बेचूंगा। कहते हैं हाँ जी बेचेंगे। देन ये कहते हैं कि अगर ये जो शेयर कंपनी कह रही है कि ये जो शेयर है ना, इसको मैं लूंगा और इसकी वैल्यू में 30 की बजाय ना तुम्हें 50 रुपए दूंगा, मींस कि तुम्हारी पॉकेट में 20 रुपए एक्स्ट्रा आने वाले हैं। कहते ओ, तो यहाँ पर इस टाइम इनकम एक्चुअल में वैसे किसकी हो रही है, शेयर होल्डर की हो रही है, 20 रुपए फालतू हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसने क्या कहा कि मेरे तो केवल 70 शेयर ही ले लो, तो 70 शेयर इंटू में 50, तो यहाँ पे कितना हो गया 3500। 3500 इनकम हुई, किसकी हुई, किसकी हुई, किसकी हुई, मिस्टर एक्स की हुई। बट पहले क्या होता था, अब 115 क्यू ए के अकॉर्डिंग इस इनकम के ऊपर जो क्या है, कंपनी इसके ऊपर क्या करती थी, टैक्स पे करती थी, क्योंकि इनके ऊपर तो सेक्शन आई थिंक सेक्शन 2 सेक्शन 1034, यस सेक्शन 1034 ए के तहत शेयर होल्डर को तो ये बोला जाता कि तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। कहते हो बढ़िया खुश मिजाज में, कहते कि देखो एक तो 20 रुपए फालतू मिले और मुझे टैक्स भी देना नहीं पड़ रहा। बट ये है अभी फिलहाल आपका रिसेंट पॉइंट। और जो टैक्स लगेगा ना बच्चों, कितना लगेगा, फ्लैट रेट है, कंपनी को देना पड़ता था यहाँ पर 20%, ठीक है। अब यहाँ पे इसका 20% कैलकुलेट करने लग जाऊं, देखो पहले मैं बता दूं, तो 20% जो आपका नॉर्मल टैक्स है, देन इसके ऊपर सरचार्ज देना पड़ता था, कितना, आई थिंक 12%, राइट, आई थिंक जितना मुझे रिकॉल हो रहा है 12% है, जस्ट वेट, हाँ जी 12% है, और सेस आपका 4% है, 12% है और सेस जो है आपका 4% है। अब देखो मैं यहाँ पे ना 3500 के ऊपर मैं 20% टैक्स लगाऊं, तो एक सेकेंड, 3500 इंटू 20% अगर मैं लगाऊं, वैसे 700 हो गया था बट फिर भी करना जरूरी है, सरचार्ज इसके ऊपर लगेगा, इंटू में 12%, तो ये कितना हो गया, 84 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 784 हो गया, ठीक है। और मैं अब इसके ऊपर 4% और सेस लगा दूं, मीन्स कि 31.36, मैं इसमें प्लस कर दूं 784, मतलब कि मुझे 815.36 रुपए मुझे टैक्स देना पड़ता था, कौन, कंपनी। बट अब रिसेंट क्या है कि एक अमेंडमेंट आई है, ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22F जो है हमारा नया रूल अप्लाई हुआ है, कि जब ये कहते हैं ना कि जब भी कंपनी बायबैक करेगी, उस बायबैक किए हुए शेयर अमाउंट के ऊपर कौन पे करेगा टैक्स, अब शेयर होल्डर पे करेंगे टैक्स। कहते हैं हाँ जी, कैसे करेंगे वो अभी मैं आगे बताऊंगी, अभी नहीं अभी आगे बताऊंगी, ठीक है। समझ में आया, यहाँ पर इतना समझ में आया कि ये जो सरचार्ज बोला है टैक्स की रेट 20%, सरचार्ज 12% और ये सेस 4% लगेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम क्या है, कैसे निकाली मैंने,
कि जैसे मेरा जो बायबैक प्राइस कितना था मेरा एग्जांपल के अंदर 50 रुपीज और इशू प्राइस कितना था 30 रुपीज, जो बीच का डिफरेंस बच गया वो कितना है 20 रुपीज। इस 20 रुपीज के ऊपर मेरे को क्या करना पड़ेगा, जितने शेयर में लूंगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवरऑल मिला के मेरा टैक्स इतना बनेगा। क्योंकि 20% के ऊपर मैं क्या लगाऊं 12% लगा दूं, फिर जो आएगा फिर उसके ऊपर मैं फिर 4% लगाऊं, तो टोटल मिला के 23.296% मुझे इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। शेयर होल्डर की टैक्स लायबिलिटी क्या है भाई, ना के बराबर है, तुम्हें तो पूरी तरह से एग्जम्प्ट किया हुआ है। जुलाई 2024 तक पहले के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे मैं कहूँ कि 30 सितंबर तक ये रूल अप्लाई होता था, अब जो है 1 अक्टूबर के बाद ये रूल कैंसिल हो गया है कि जो एग्जाम्पशन मिलती थी ना 1034A की, वो शेयर होल्डर को नहीं मिलती है। ठीक है, अच्छा तो मैम अब आपके एग्जाम्पल के हिसाब से क्या अब शेयर होल्डर को पेमेंट करनी पड़ेगी? हाँ जी बिल्कुल करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी? अब देखो इनकम कितनी हुई है 35 हुई है, ठीक है, इनकम कितनी हुई है 35 हुई है। अब क्या मैम इसके ऊपर सारे के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा? कहते हाँ जी। तो मैम जब हमने खरीदा था तो हमारी लागत भी तो आई थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी तो हुआ था कि खरीदने में मेरी लागत आई, वो नहीं माइनस होगी? कहते होगी, पेशेंस रखो, बट इसी अमाउंट में से नहीं होगी। ये पहले आप क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 22F के अकॉर्डिंग। कहते अच्छा मैम फिर ये जो हमने जब खरीदा था, हमने जब खरीदे थे 200 शेयर 30 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गया, कितना हो गया 6000 की हमारी लागत आई थी, और आपका ये जो निकला है ना जिसमें हमने क्या किया 70 रुपए 70 शेयर और 50 रुपए का एक है, तो मतलब कि 70 शेयर की जो उस टाइम के हिसाब से कॉस्ट कितनी होगी 2100 रुपए मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इसके हिसाब से, और मेरे इनकम कितनी हो रही है? कहते 35 हो रही है। क्या मैं माइनस कर दूं? कहते नहीं नहीं अभी नहीं करना, कहते इसके ऊपर पहले तुम टैक्स दो। ये आपको कॉस्ट माइनस करने को देगी आने वाले कैपिटल गेन में से, कैपिटल गेन में से। कैसे मैम? सुनो, चलो एक ये सब इतना समझ में आ गया? कहते हाँ जी बिल्कुल आ गया। फिर भी कोई डाउट है ना बच्चे, आप कमेंट सेक्शन में जोड़ देना, ठीक है, क्योंकि कमेंट सेक्शन की मदद से आप सभी बच्चों के, जितने भी बच्चों के डाउट होने वाले सबके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या किया ये मिस्टर एक्स क्या चाह रहा है, क्या भाई 70 तो मैंने कंपनी ने बायबैक कर लिए, अब 70 में 200 में से 70 गए? कहते हाँ जी। 130 रह गए? कहते हाँ जी। अब मैंने क्या किया, इसमें से 80 शेयर और बेच दिए, मैंने खुद ने बेच दिए। मैंने क्या किया, मैंने खुद ने 80 शेयर बेच दिए, 200 में से इनका हिसाब हो गया, ठीक है, सॉरी इनका ऊपर का हिसाब हो गया, बाकी बचे 70 माइनस कर दूं तो मेरे पास 130 बच गए। 80 मैंने क्या कर दिए, सोल्ड कर दिए। 80 सोल्ड करने के बाद मेरे पास बच गए 50। 80 मैंने बेचे कितने में? कहते हैं भाई मैंने तो 60 रुपए में बेचे हैं। कहते अच्छा, तो यहाँ पे 48 रुपए का गेन हो गया? कहते हाँ जी। तो अब जो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुआ था ना, मींस की जो आपकी लागत आई थी, इस लागत को आप यहाँ से माइनस करते हो, मींस की आने वाले टाइम में माइनस करना है, ऑन द स्पॉट उसी टाइम माइनस नहीं करना। तो यहाँ पे 2100 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2700 रुपए आपका बैलेंस बच जाएगा। इस बैलेंस के ऊपर फिर आप क्या कर देंगे, टैक्स पे कर देंगे। इवन फिर भी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर 2100 की बजाय यहाँ पे 5000 पूरा होता, 4800 आपके पास गेन है, तो बच गए 200, तो इसको 200 को नेक्स्ट ईयर में कर लेते। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जो अभी समझाया ना उसको पढ़ो। क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि जो सेक्शन 115 क्यू ए है फिनेंस एक्ट 2014 के 24 के हिसाब से, इसको हमने क्या किया है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि पहले प्रीवियस में क्या होता था, कंपनी को इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता था बायबैक के ऊपर, वो भी कितना 23.296, जिसमें कि सरचार्ज और सेस इसमें इंक्लूड थे। क्योंकि यहाँ पर जो शेयर होल्डर है उसको तो पूरे वे से एग्जम्प्ट किया हुआ है कि हाँ जी इस इनकम के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना, सेक्शन 1034A के हिसाब से आपको छूट मिल रही है। ठीक है, बट जैसे ही अमेंडमेंट आई है, ठीक है, जुलाई 2024 में जो बजट आया था इलेक्शन के बाद, तो यहाँ पर क्या है, इनकम जो भी रिसीव होगी शेयर होल्डर्स को फ्रॉम द बाय बैक ऑफ एज अ डीम्ड डिविडेंड, क्योंकि देखो कोई भी चीज आपने इतने में खरीदी है तो कंपनी क्या करिए, आपको महंगे में, कंपनी आपसे महंगे में खरीद रही है, तो 20 रुपए आपका फायदा हो रहा है ना, तो आपको ये एज अ क्या माना जा रहा है, डीम्ड डिविडेंड माना है, कि कंपनी ने आपको क्या दिया है, डिविडेंड दिया है। ठीक है, एकदम से आपसे ले रही है तो इस चीज को आपको कंपनसेट किया गया है। ठीक है, और ये इनकम आपकी अंडर ही कैलकुलेट होगी, आपके ऊपर जो भी स्लैब रेट है ना वो कैलकुलेट होगी। यहाँ पे तो क्या है, फिक्स था, कंपनी के लिए तो फिक्स था 20% वो
नॉर्मल फ्लैट रेट और 12% सरचार्ज और 4% आपका सेस था। कहते हैं हाँ जी, बट आपके हिसाब से तो आपके ऊपर तो स्लैब रेट लगेगी और ये जो इनकम है अदर सोर्सेज हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। कहते ओके, दैट मीन्स शेयर होल्डर कैन नो लॉन्गर क्लेम द डिडक्शंस ऑन द सेट ऑफ द कैपिटल लॉसेस अगेंस्ट द इनकम। क्या ऐसा है? नहीं नहीं, ले सकता है, बट ऑन द स्पॉट जो बायबैक का कंसिडरेशन है ना, उसको एज इट इज आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। रिजल्ट क्या रहने वाला है? कैपिटल लॉस दैट कैन ओनली सेट ऑफ अदर कैपिटल गेन। आपको जो अदर कैपिटल गेन होने वाले मींस कि कोई भी अदर शेयर्स को आप सेल आउट करेंगे, जो आपके हमारे एग्जांपल में 80 शेयर मैंने 60 में बेचे थे 4800 रुपए, ये कैपिटल गेन था। यहां से मैं क्या कर सकती हूँ? उसको कवर अप कर सकती हूँ। ये कब से स्टार्ट हुआ है? इफेक्टिव कब से हुआ है? फ्रॉम द अक्टूबर 1 2024 से। समझ में आया? बायबैक टैक्स बिफोर एंड आफ्टर टैक्स। एग्जांपल्स मैंने दे दिए, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको नीचे, वैसे एग्जांपल कहाँ गया? दे रखा है नीचे। ठीक है, प्रायर द 2024 के बजट से पहले कैसा था वो मैंने आपको बताया। यहाँ पर उस टाइम इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट था, बट कंपनी इस चीज को बोरो कर रही थी। बर्डन ये जो टैक्स का था कंपनी ले रही थी, बट ये रूल जो है ओल्ड हो चुका है। कब तक था? 30 सितंबर तक था। जैसे ही नया रूल आया है 1 अक्टूबर से वो नया रूल अप्लाई होने लगा कि हाँ जी, आपके शेयर होल्डर्स ही क्या करेंगे? अब टैक्स देंगे। ठीक है, समझ में आया? ये पैराग्राफ अभी होल्ड कीजिए, मैं अभी बताऊंगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, जो भी मैंने आपको समझाया इसको मैंने एज इट इज इसमें भी दिया हुआ है, आप इसको रीड कर लेना। अच्छा, अब वही बात एज इट इज, वही बात मैं आपको समझाने की बात कर रही हूँ कि क्या मैम अब देखो आपका जो सिलेबस है ना बच्चों 2025 24-25 की बुक के अकॉर्डिंग है। आपके जो एग्जाम जो चेकिंग होंगे या फिर मैं कहूँ कि आपके जो क्वेश्चंस को जो आंसर की मार्कशीट आने वाली है, आंसर की आने वाली है, वो आपके पिछले प्रोविजन जो अप्लाई हो रहे हैं उसी के हिसाब से। मैंने आपको ये साथ साथ क्यों बताया? क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी यूनिवर्सिटी में नई बुक भी अप्लाई हो सकती है। ठीक है, मैंने दोनों चीजें बता दी कि टैक्स के अमेंडमेंट होने से पहले कैसा था कि कंपनी को पे करना पड़ता था, ये 23.296% समथिंग था। ठीक है, ये आपको कंपनी को ही पे करना पड़ता था, बट नए अमेंडमेंट आने के बाद कि 1 अक्टूबर के आने के बाद जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22F आया है उसमें शेयर होल्डर को पे करना पड़ेगा, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये बात की जा रही है कि अगर मैं अब वही बात आ जाइए, पीछे पीछे आ जाइए कि जो टैक्स की रेट जो है हमने डिसाइड की थी 23.296 जो है, ये कब तक करनी है? क्या अपनी मर्जी से कभी भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, जिस दिन आपने बाय बैक किया है, बाय बैक किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैंने तो बाय बैक भाई आज जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च। ठीक है, 1 मार्च से मैंने क्या किया है? बाय बैक करना शुरू कर दिया। कहते अच्छा, तो इसके विद इन 14 डेज में, इसकी 15 मार्च से पहले पहले आपको ये इंटरेस्ट का जो अमाउंट है ना जो बायबैक से हुआ है, ठीक है, इनकम से हुआ है, वो आपको जमा करवाना पड़ेगा विद इन 14 डेज। अगर नहीं करवाया तो आपके ऊपर उसके ऊपर पर डे के हिसाब से 1% क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। तो 1% इंटरेस्ट, हाँ जी 1% इंटरेस्ट लगेगा। और उसमें जैसे कि होता है ना कि चलो आपने 15 मार्च को आपने तक अप्लाई नहीं मतलब सबमिट नहीं किया टैक्स, आपने कहा कि भाई मैंने तो 15 अक्टूबर को किया है, तो कितना महीने हो गया? ये देखो एक मार्च अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और यहाँ पे अक्टूबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ का इंटरेस्ट और 1% और जितनी अमाउंट थी। मैम 8 मंथ कहाँ से? या तो 15 अक्टूबर है, यही तो बात समझानी है। पार्ट ऑफ द मंथ ऑल्सो भी कंसिडर द फुल मंथ, आपको पूरा मंथ उसको कंसिडर करना है। आप ये नहीं कहेंगे कि भाई मेरा तो 15 दिन का था, इवन आप यहाँ पे 1 अक्टूबर भी हो जाए ना तब भी पूरा अक्टूबर का इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। बहुत हैवी पनिशमेंट है ये। ठीक है, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपको कि टाइम पीरियड फॉर द पेमेंट कितना है आपको अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115 क्या हुए 3 के हिसाब से ये बोला गया है कि आपको विद इन 14 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? ये अमाउंट डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। अगर नहीं करवाई तो 115 क्या हो A4 के हिसाब से आपके ऊपर 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ को फुल्ली कंसीडर किया जाएगा और आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने 1 जनवरी 2024 को क्या किया है? बायबैक किया था, तो जरूरी है कि आपको 15 जनवरी तक ये पैसे सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, कहते अच्छा 10 करोड़ रुपए टू द शेयर होल्डर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे टैक्सेबल कितना बनेगा? 20% 10 करोड़ के ऊपर 2 करोड़ रुपए हो गया।
ठीक है, इंक्लूडिंग सब कुछ, एक्सक्लूडिंग द सरचार्ज, सरचार्ज अभी अप्लाई नहीं किया, ठीक है। अभी नॉर्मल एग्जांपल दिया मैंने, आप इसके ऊपर लगा सकते हैं 23.296 के हिसाब से, ठीक है। बट जो आपने पैसा है डिपॉजिट कब किया है, 20 मार्च को। अब यहाँ पे करना कब था, 15 मार्च को, 15 जनवरी को, बट किया कब है, 20 मार्च। कितने महीने लेट है आप, कितने महीने लेट है आप, 64 डेज लेट है। तो यहाँ पे 64 का कोई चक्कर नहीं है, जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, मार्च पूरा कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे, डेफिनेटली पा रहे होंगे। तो यहाँ पे 3 महीने का कैलकुलेट करके 1% इंटू 2 करोड़ इंटू 3 मंथ। अब देखो इंटरेस्ट के कितना बन गया आपको, 6 लाख बन गया विद इंटरेस्ट के, जो अरियर जो था ना, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया जो चीजें बातें समझने की थी। एक तो 14 दिन आपको टाइम लेट नहीं करना, 14 दिन के अंदर अंदर ये इंटरेस्ट की जो अमाउंट है, टैक्स का अमाउंट है, वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो 1% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। और दूसरा क्या है, आपको पर मंथ इवन पार्ट ऑफ द मंथ कंसीडर करेंगे। अब देखो आपको 2 करोड़ तो देने ही देने दे, और 2 करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट भी देना है। 6 लाख रुपए वैसे ही आपके बढ़ गए आपकी लेट पेमेंट के कारण, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी गया लेक्चर, बट ये वाला पार्ट नंबर 3 का, बट आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। और दूसरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, टाइप ऑफ डिविडेंड क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड आप कैसे करने वाले हैं, बायबैक ऑफ द शेयर के ऊपर जो कि कौन टैक्स देने वाला है, ये चीजें हमारी कवर हो गई है। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट को, क्या है कि टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है डिविडेंड इनकम के ऊपर, ठीक है। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड क्या होता है, इनके बारे में हम, इनकी टर्म कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से ना 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कि इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड क्या होता है, किस कौन कौन कंपनी क्या कर सकती है, इनकी डिडक्शंस ले सकती है, वो सभी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो फिर बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा है। और ये जो टॉपिक करने वाले हैं, जो अभी मैंने आपको समझाया है ना, ये डिविडेंड वाला कि इंटरेस्ट कैसे लगेगा, यही है मोस्ट ऑफ, यही है कि टैक्स प्लानिंग इन रिलेशन टू द डिविडेंड इनकम। टैक्स प्लानिंग मीन्स का, टैक्स का मतलब, प्लानिंग का मतलब क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे ये कहते हैं कि मैम इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया। जब थ्योरी आती है हम कैसे लिखे, तो पीडीएफ इसी तरीके से डिजाइन की हुई है कि अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है तो आपको अटेम्प्टेशन इस तरीके से ही करनी है कि सबसे पहले टैक्स प्लानिंग का मतलब बताना है, फिर डिविडेंड का मतलब बताना है, देन इनके बीच में रिलेशन क्या है, देन उसके बाद मैं क्यों प्लानिंग कर रही हूँ कि क्यों मेरी टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाए, क्योंकि मैं कम से कम पैसा गवर्नमेंट को देना चाह रही हूँ, जिसकी सरकार को देना चाह रही हूँ, बट इनडायरेक्टली मैं वही पैसा गवर्नमेंट के स्कीम के अंदर ही इन्वेस्ट कर रही हूँ। जैसे सुकन्या समृद्धि हो गया, ठीक है, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, मैंने LIC करवाया है, हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, ये काफ़ी सारी स्कीम हमने डिस्कस की, राइट। तो यहाँ पे समझने के लिए डिविडेंड क्या है, प्रॉफिट का हिस्सा है, ये भी एक्सप्लेन करना है। अब देखो जैसे कि अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जो आपका बाय बैक करने से जो कंपनी को ज्यादा पे करना पड़ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक शेयर होल्डर की इनकम है, उसके ऊपर पहले कौन टैक्स देता था, 1 अक्टूबर 2024 से पहले कौन देता था भाई, कंपनी टैक्स पे करती थी। अप टू हम ये कह सकते हैं 30 सितंबर तक कंपनी लायबल होती थी, बट जैसे ही 1 अक्टूबर 2024 लगा, उसके ऊपर इनकम टैक्स ने कहा कि हाँ जी आप सभी क्या करने वाले हैं, अपने इस बायबैक से होने वाली इनकम के ऊपर टैक्स देने वाले हैं। सेम इस तरीके से जैसे कंपनी क्या कर रही है, कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंपनी प्रॉफिट अर्न करने में से वो क्या कर रही है, कुछ हिस्सा, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या कर रही है, डिविडेंड के तौर पर देती है, और कुछ हिस्सा वो क्या करती है, बचा कर रखती है, रिटेन करके रखती है। कहते हैं हाँ जी बिल्कुल रखती है। तो जो पे कर रही है ना, तो पहले 1 अप्रैल 2020 से पहले इस डिविडेंड किसकी इनकम है बताइए, इनकम किसकी है, शेयर होल्डर्स की। बट फिर भी इसके ऊपर टैक्स कौन देती थी भाई, कंपनी देती थी। बट अब तो 1 अप्रैल 2020 के बाद ये अमेंडमेंट हुई कि हाँ जी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है उसके ऊपर टैक्स कौन देगा। कहते अभी तक कंपनी देती आ रही थी, अभी भी कंपनी देगी। कहते नहीं, इनकम किसकी है, शेयर होल्डर की, तो टैक्स भी शेयर होल्डर देगा। तो ये चेंजेस आया था थोड़ा सा, कि पहले क्या करती थी, कंपनी पे करती थी, कंपनी पेड करती थी टैक्स को, कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो टैक्स होता था ना, इस नाम से DDT के नाम से जाना जाता था, कि
डिविडेंड देने से पहले हम इसके ऊपर क्या दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। बट अब क्या है, जिसके कारण जो शेयर होल्डर क्या हो रहा है, टैक्स फ्री डिविडेंड लेते थे, नहीं लेते थे, कहते हैं हाँ जी। बट अप्रैल 2022 से एक नया रूल आया जिसके कारण ये बोला गया है कि कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगने वाला, कंपनी नहीं पे करेगी, भाई शेयर होल्डर तुम खुद पे करो अपनी इनकम के स्लैब रेट के हिसाब से। कहते ठीक है सर, बस तो फिर इनकम मान लीजिए डिविडेंड का कितना मिला है, 10,000 रुपये मिला है, उसमें से कह रहे हैं कि फ्लैट रेट कितना लग जाएगा, 30% लग जाएगा, क्योंकि अदर सोर्सेज हेड में कैलकुलेट होती है ना, नहीं होती है ना, तो ये लग गया है। ठीक है जी। एक और बात बताऊं आपको, आप इसके ऊपर आपका टीडीएस भी कटता है। अगर आपकी इनकम, डिविडेंड की इनकम 5,000 से ऊपर आ जाती है ना, तो आपका ऊपर टीडीएस भी कटता है। वैसे टीडीएस वाले चैप्टर में भी हम करेंगे कि सेक्शन आई थिंक 194A है, राइट, उसमें भी डिस्कस करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी फॉर द डिविडेंड इनकम, भाई जो डिविडेंड से इनकम आ रही है उसके रिगार्डिंग भी प्लानिंग कर दो, क्योंकि अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, बायबैक के रिगार्डिंग हमने प्लानिंग की, कैपिटल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हमने प्लानिंग की, अभी डिविडेंड की इनकम के रिगार्डिंग भी हम प्लानिंग कर लेते हैं कि इन्वेस्ट इन द कंपनी गिविंग द बोनस इंस्टेड ऑफ द डिविडेंड। ये कह रहे हैं कि जब कंपनी क्या कर रही है, वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड की बजाय बोनस शेयर देती है ना, आप भी कंपनी क्या करिए, कर दो, आप भी ऐसे कर दो। आप हमें ना डिविडेंड मत दो, क्योंकि हमें क्या करना पड़ रहा है, फिर इसके ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है। शेयर होल्डर ये बात कह रहे हैं कंपनी को कि भाई अगर डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स लगता है, ठीक है, कौन पे करेगा, अभी बताया, शेयर होल्डर पे करेंगे। अगर टैक्स की रेट बहुत ज्यादा हाई है, अब देखो हाई तो है 30% है, 10,000 कमा रहे हैं, 3,000 सरकार को दे दिए, वो करे भाई 7,000 ही बचा है मेरे पास, तो पता है कंपनी वालों को क्या कह रहे हैं शेयर होल्डर, कि आप ऐसे करो, इससे बढ़िया है 10,000 की हमें शेयर ही दे दो, कम से कम हमारे पास जो शेयर की ऑनरशिप तो बढ़ेगी। कहते अच्छा ठीक है, आया समझ में। नो टैक्स इज चार्ज अंटिल यू सेल दिस शेयर, टैक्स बोनस शेयर के ऊपर तब तक नहीं लगा जब तक आप उसको सेल नहीं करेंगे। कुछ टाइम तक तो बचा ना आपके पास, इवन आपके पास एक्स्ट्रा शेयर्स आ गए हैं, है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हर एक की लिखी हुई, जो मैंने आपको एग्जांपल दे रही हूँ ना, वो सारी चीजें लिखी हुई, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट इन डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड, कि जो आपको डिविडेंड मिल रहा है ना, फॉर एग्जांपल आपको जो 10,000 भी मिले, ठीक है, आप उसको कहाँ इन्वेस्ट कर दो, भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। ओके, क्या आपको म्यूचुअल फंड के अंदर कैपिटल गेन हेड के अंदर सेक्शन 54 की डिडक्शंस याद है, सेक्शन 54 ई के बारे में, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा था कि वाई नो इमीडिएटली टैक्स ऑन द री इन्वेस्टेड द डिविडेंड, अगर मेरे पास जो डिविडेंड है मैं उसको री इन्वेस्ट कर दूं म्यूचुअल फंड में, तो एकदम से मेरे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, एक टाइम ड्यूरेशन होती है। अच्छा, तो मैम जब इसको हम सेल करेंगे क्या टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा तब जब आपके इसको 1 साल तक होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और, फिर यही बात अमेंडमेंट हुई है जुलाई 2024 में, जो बजट आया था उसके बाद अमेंडमेंट हुई। क्या अमेंडमेंट हुई कि पहले जैसे कि ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर ना 10% टैक्स लगता था, वो भी कब, जब आपका प्रॉफिट है ना, इन्वेस्टमेंट करने से आपका प्रॉफिट है ना 1 लाख से जब क्रॉस कर जाएगा ना, तभी आपके ऊपर 10% का क्या मिलेगा, टैक्स देना पड़ेगा। बट ये अमेंडमेंट 2024 के बाद आई थी कि आपकी अमेंडमेंट के रिगार्डिंग क्या बात आई थी कि 1 लाख की बजाय ना, भाई तुम्हारे रिटर्न के ऊपर हम 25 लाख तक हम कुछ नहीं टैक्स मांगेंगे तुमसे। पर जैसे ही 1,25,000 हो गया, आपको 12.5% क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। कहते अच्छा ठीक है, समझ में आया। तो ये अमेंडमेंट देख लेना कि आपकी बुक में ये वाली लिखी हुई है, ये वाली लिखी हुई, कि मैं बार बार स्टार्टिंग से बोले जा रही हूँ, हमने फर्स्ट चैप्टर से बोला था कि मतलब फर्स्ट पार्ट से ही बोला स्टार्ट किया था कि आपकी कुछ अमेंडमेंट क्या पता बुक्स के अंदर लिखी हो, कुछ ना लिखी हो, मैं इसलिए दोनों तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट ये अमेंडमेंट आई थिंक ठीक है, आई थिंक अमाउंट में मुझे मिस्टेक लग रही है, आप इसको क्रॉस चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप ध्यान से सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। मैं ये आपका होमवर्क है, ये बताना कि ये अमाउंट मेरा ठीक है नहीं है, ठीक है। देखना कि टैक्सेबल डिविडेंड मेरा 50,000 है और मैंने 3 साल तक इसकी वैल्यू इसकी इंक्रीज होकर 75,000 लगी है, तो क्या मेरा इन्वेस्टमेंट ये बनेगा 12.5 के हिसाब से, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आ जाता है कि मैं उस डिविडेंड को कहाँ इन्वेस्ट कर सकती हूँ, टैक्स फ्री बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दूँ। मीन्स कि गवर्नमेंट्स के जो बॉन्ड होते हैं ना, मैं अपना पैसा वहां लगा रही हूँ, जिससे मुझे टैक्स में 1% भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो 100% टैक्स फ्री हो जाएगा।
मीन्स कि मेरे डिविडेंड को मैं इस जगह पर यूज कर रही हूँ कि जिससे मेरा टैक्स कम से कम हो जाए या फिर खत्म ही हो जाए। तो पता है देखो, एक कहीं ना इनडायरेक्टली सरकार आपके ही पैसे को यूज कर रही है, कंपनी आपके ही पैसे को यूज कर रही है। आप टैक्स से बचना चाहते हैं, कहते हैं हाँ, आपने क्या किया है, पैसे अपने पास ना रखे आपने वापिस लगा दिए। आपने पहले क्या किया, बोनस शेयर खरीद लिए, ठीक है, आपने क्या किया, म्यूचुअल फंड में लगा दिया, वापिस पैसा गया, सर्कुलेट हुआ। अच्छा, आपने क्या किया, आपने बॉन्ड में पैसा लगा दिया। तो कहीं ना कहीं आपका पैसा क्या हो रहा है, आपको एक बेनिफिट ये मिल रहा है कि आपको टैक्स का फायदा मिल रहा है, दूसरा बेनिफिट क्या मिल रहा है कि आपकी कैपिटल क्या हो रही है, अप्रिशिएट हो रही है, कि आज अगर 10,000 है तो कल 12,000 भी होंगे, फिर 14,000 भी होंगे, फिर 16,000 भी, फिर 18, 20, 22, 24, 25 ऐसे भी होंगे ना। तो ये दो फायदे मिल रहे हैं। पर सरकार को क्या फायदा मिल रहा है कि आपको एक तो बेनिफिट दे रही है जिससे आपको एनकरेज किया जा रहा है, दूसरा सरकार को बेनिफिट ये मिल रहा है कि आपके पैसे को यूज कर रही है। सो सिंपल, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या ऑप्शन आपके पास कि आप क्या कर सकते हो, अपने शेयर को क्या करें, चूज द कंपनी विद द शेयर बाय बैक इंस्टेड ऑफ द डिविडेंड। ये कब है, ये कब है, ये कब है, ये तब है जब मेरे पास बिफोर वाला केस था। बिफोर वाला केस इन द सेंस कि जब मैं ये कहूं कि जो रूल आया हुआ है ना, रूल क्या आया हुआ है जुलाई 2024, क्योंकि बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई है, ठीक है, आपकी बुक में लिखी हो तो ठीक है, अदरवाइज आप ये जो मैं दोनों बता रही हूँ कि इससे पहले ना बायबैक करने से, जो मैंने अभी आपको इतनी लंबी स्टोरी समझाई थी कि बायबैक करने से पहले ना कौन पे करता था, बायबैक करने से पहले जो इनकम होती थी ना शेयर होल्डर्स को, इनके बीच का गैप, कि खरीदा था 30 रुपए में, कंपनी ने बायबैक कर लिया 50 रुपए में, तो शेयर होल्डर को फायदा कितना हुआ, 20 रुपए का। तो इस 20 रुपए की जो इनकम जनरेट हो रही थी ना, कंपनी इसके ऊपर टैक्स पे करती थी अंडर सेक्शन 115 क्या ए के अंदर। बट जैसे ही अमेंडमेंट आई है उसमें ये बोला गया कि 1 अक्टूबर से ये रूल कैंसिल हो जाएगा और जो भी इनकम होगी अब उसके ऊपर शेयर होल्डर टैक्स देगा। तो ये रूल किसके लिए है, बिफोर वाले केस के लिए। बट न्यू रूल के बाद ये आपके ऊपर फ्लैट 30% जो आपका डिविडेंड मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा जी, इंटर कॉर्पोरेट, हाँ, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड क्या होते हैं, सिंपल सा है। देखो क्या कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है। कंपनी ए ने कंपनी बी के पैसे, कंपनी बी के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, दैट मीन्स उसने शेयर को होल्ड किया हुआ था। किसने, कंपनी ए ने होल्ड किया था। तो सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे शेयर होल्डर्स होते थे, है ना, सॉरी यहाँ पे शेयर होल्डर्स होते थे और शेयर होल्डर क्या करते थे, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते थे, तो कंपनी इनको क्या देती थी, डिविडेंड देती थी। कहते हाँ जी, तो ये इनको डिविडेंड देगी कंपनी भी, है ना। तो इंटर कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है और उसके बदले में उसको डिविडेंड रिसीव करती है तो उसे बोला जाता है इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। सो सिंपल, वन कंपनी इन्वेस्ट इन हिज शेयर एंड द अनदर कंपनी इट मे बी द रिसीव एज अ डिविडेंड, राइट। बट कंडीशन ये है कि वो आपकी इंडिया की ही कंपनी होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए, फॉरेन कंपनी के अंदर आपने पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना, काफी सारे कंट्रीज कर रही है, काफी सारी गवर्नमेंट है, काफी सारी कंट्रीज के अंदर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई है, ठीक है। अच्छा, तो ये कंपनी ए है जो कि ऑन कर रही है, कंपनी बी के अंदर शेयर्स को होल्डिंग कर रही है। तो कंपनी बी ने क्या किया, 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से इशू कर दिया। तो यहाँ पे कंपनी ए को क्या हो रहा है, एज अ डिविडेंड मिल रहा है, इनकम हो रही है, तो ये क्या कहेंगे, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड कहेंगे। कंडीशन यही है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, अगर आपको डिडक्शंस लेनी है, ठीक है, इस डिविडेंड की डिडक्शंस लेनी है तो जरूरी है कि आपकी कंपनी क्या होनी चाहिए, मस्ट बी द डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। कंपनी शुड नॉट बी अ लॉस। अच्छा, एक बात और, ये नहीं है कि आपकी जिसमें चाहा आपके आप शेयर को होल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी लॉस में है, ये इतना भी नहीं कमा रही कि भाई ये अपने इस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दे पाए। अब आप कह रहे हो कि भाई हमने तो इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और ये मुझे डिविडेंड दे रही है, गवर्नमेंट पता है क्या कहेगी, अरे भाई ये कंपनी प्रॉफिट देने के लिए कैपेबल नहीं है, ये कंपनी अपने जो टैक्स बनता है उसी को देने के लिए कैपेबल नहीं है, तुम्हें डिविडेंड कहां से दे देगी, नहीं दे पाएगी ना। तो यही तो बात समझाने की बात की जा रही है कि अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग है और आप कह रहे हो कि वहां से मुझे डिविडेंड मिल रहा है, नॉट अलाउड, आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। होल्डिंग पीरियड भी होते हैं, ये 3 से 4 केस है जहां पर आपकी होल्डिंग पीरियड होता है कि कई बार ये बोला जाता है कि आपकी होल्डिंग क्या होनी चाहिए, इतने 4 साल तक होनी चाहिए या फिर 4 महीने तक या फिर 6 महीने तक, ऐसी होल्डिंग पीरियड होती है। तो डिपेंड करते हैं कंपनी टू कंपनी।
री इन्वेस्ट भी करने के लिए भी कंडीशन होती है कि जो डिविडेंड आपको दूसरी कंपनी से मिल रहा है, कंपनी टू कंपनी मिल रहा है, उसको आप इन्वेस्ट करो अपने बिजनेस में, उस डिविडेंड की अमाउंट को इन्वेस्ट करो, जरूरी है। कुछ कंपनी में कुछ केसेस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ये एग्जाम्पल सारे पॉइंटों को मिला के दिया गया है। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया। अच्छा, तो टॉपिक भी हो गया, कितना छोटू सा टॉपिक था, आया नहीं था, जल्दी से बताओ। यहाँ पर हमारे पास फोर्थ पॉइंट भी हो गया है, और अब फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। क्या इतना समझ में आया कि हमें टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है, एक कंपनी को कैसे करनी है? क्योंकि पहले पॉइंट में हमने क्या किया कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन किया, हमने ये डिसाइड किया कि मुझे इक्विटी ज्यादा यूज करना चाहिए, मुझे डेट को ज्यादा यूज करना चाहिए, है ना। फिर मैंने इनके बीच में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ, इनकी ना स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट के अंदर स्ट्रैटेजी है, वो एग्जाम में आती है। फिर मैंने ये देखा कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन सी स्ट्रैटेजी है। देन मैंने देखा कि डिविडेंड की पॉलिसी कैसे अप्लाई करूं, और आने वाले डिविडेंड के ऊपर मैं किस तरीके से अपने टैक्स को बचाऊं, है ना। समझ में आ रहा है। टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी हमने फोर्थ पार्ट में डिस्कस की, और हमने जो बाय बैक करती है कंपनी वो भी डिस्कस किया विद एग्जांपल, अभी तक हम करते आ रहे हैं। अब चलो बोनस शेयर को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोनस शेयर याद है, डिविडेंड में भी पढ़ा था हमने कि जब कंपनी क्या कर रही है, कैश में पेमेंट ना कर रही हो, मींस की जो शेयर होल्डर्स हैं, कहाँ गया भाई, हाँ, बड़ा खुश तो हो रहा है। क्यों हो रहा है ये पता है इंसान क्यों हो रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो क्या कहना चाह रहा है कि कंपनी है ये, और यहाँ पर है ये शेयर होल्डर्स, इन्होंने कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। वही सेम बात रिपीट हो रही है कि ये क्या देगी, डिविडेंड देगी। बट कंपनी चाह रही है भाई हम अपने कैश को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कैश दोबारा से अरेंज करने में, मैं दोबारा से मैं क्या कर रही हूँ, अरेंज कर रही हूँ पैसे को, तो मुझे कि ये लेंथी प्रोसेस जो मैंने अभी समझाई थी फर्स्ट पार्ट के अंदर, मुझे इसे नहीं गुजरना है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक तो टाइम लगता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है, मुझे लोगों को भी मैनेज करना पड़ता है, मुझे बैंक को भी अपॉइंट करना, भाई मैं इतनी प्रोसेस करूँ क्यों, लोगों से बार बार पैसे रेज करूंगी। तो यहाँ पे ये बोला कि इन्होंने ये बोला कि हम अब की बार आपको कैश में डिविडेंड नहीं देंगे, कैश में डिविडेंड नहीं देंगे। कहते अच्छा, तो फिर कैसे दोगे? कहते हैं हम आपको शेयर देंगे, तो शेयर के बदले में तो आप पैसे भी लोगे। नहीं नहीं, आपको जो डिविडेंड देना था, डिविडेंड के बदले हम आपको शेयर देंगे, और उन शेयर का नाम क्या है, बोनस शेयर। इसी वजह से पर्सन खुश हो रहा है कि उसकी पॉकेट से पैसे नहीं जा रहे। समझ में आ रहा है कि एक रिवॉर्ड होता है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि गिविंग द एक्स्ट्रा शेयर इंस्टेड ऑफ द कैश डिविडेंड। मैंने कैश डिविडेंड नहीं दिया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अब देखो मेरे फॉर एग्जांपल ये जो मिस्टर एक्स है, इसके पास पहले 200 शेयर थे, कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया 50 शेयर और इसके अकाउंट में आ गए, तो 250 शेयर हो गए, तो नंबर ऑफ शेयर क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेयर भी हो रहे हैं, आपको इमीडिएट इनको पेमेंट भी नहीं करनी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो एक जैसे कि ना कंपनी के अंदर ना जो बोनस शेयर होते हैं ना, तो ये ऐसे होता है कि 1:1 की रेशो में, मीन्स की किसी ने अगर 1 शेयर ले रखा है तो उसको 1 बोनस शेयर मिलेगा, किसी ने अगर उसको 2 शेयर ले रखे तो उसको 2 शेयर मिलेंगे, ऐसा होता है ये, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मिस्टर एक्स ने 100 शेयर को होल्ड किया हुआ था और 1:1 का कॉन्सेप्ट लाया, मीन्स की 100 शेयर है तो इसको 100 शेयर और एज अ फ्री में मिल गया बोनस शेयर। तो कितने शेयर हो गए टोटल, 200 हो गए। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, बढ़ गए नहीं बढ़ गए, डेफिनेटली बढ़ गए। तो डिविडेंड और बोनस शेयर में फर्क क्या है कि है यही इसी का पार्ट, बट ये क्या होते हैं, एक आपको शेयर में मिलता है, ये आपको कैश में रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। अच्छा, टैक्स प्लानिंग क्या होगी कि जो बोनस शेयर आपको दिए जा रहे हैं, क्योंकि भाई देखो आपको पता है जब हम ना टैक्स को, बोनस शेयर को जब मैं सेल आउट करूंगी ना, ये पॉइंट ना मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब मैं ना बोनस शेयर को मैं सेल आउट करूंगी यहाँ पर जब मैं बोनस शेयर को मैं सेल आउट करूंगी ना, तो कंपनी कह रही है तब तक आपके ऊपर इसकी जो जितनी भी इसके थ्रू इनकम होगी ना, तब तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स आपके ऊपर तब लगेगा जब आप इसको क्या करने वाले हो, सेल करने वाले हो। नो टैक्स इज चार्ज अंटिल यू सेल दिस शेयर। जब तक आप इसको सेल नहीं करेंगे तब तक कोई टैक्स नहीं है। जिस दिन आपने सेल किया उस दिन आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। सो सिंपल, समझ में आया? तभी तो कह रही थी हर एक पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो बोनस शेयर क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो इमीडिएटली आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। आपको कैपिटल गेन भी होता है, ये अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आप इसको क्या कर सकते हो, इक्विटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बेटर कैश फ्लो भी है, ठीक है। कंपनी के लिए भी देखो, कंपनी को तो सिंपल सी बात है, पैसे देने नहीं पड़े, शेयर दे दिए, ना ही शेयर होल्डर्स को पैसे देकर शेयर लेने पड़े, दोनों की दोनों फायदा हो गया, है ना। तो चलो तो फिर अच्छा, अब मुझे इसके ऊपर टैक्स बचाना है,
टैक्स की क्या करनी है, सेविंग करनी है बोनस शेयर के ऊपर। तो मैं कैसे क्या कर सकती हूँ, जो मुझे शेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है, जो मुझे शेयर्स मिल रहे हैं मैं क्या कर दूं, उनको वापस फर्म को दे दूं। फर्म को लेने की खर्चा आ जाएगा, फर्म कहेगी मेरे को तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ठीक है, और ये ऐसा मिल जाएगा इनको। तो कह रहे हैं कि ट्रांसफर टू द फर्म और द एओपी आफ्टर 1 ईयर इफ द शेयर होल्डर गिव द बोनस शेयर टू द फर्म और या फिर एसोसिएशन ऑफ द पर्सन एज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या कि फर्म, ये पर्सन पता क्या कह रहा है कि जो आपने मुझे बोनस शेयर दिया ना, अगर मैं इनको सेल करूंगा तो मुझे क्या होगा भाई, मुझे क्या होगा, टैक्स देना पड़ेगा, मुझे तो टैक्स से बचना है। फर्म के एक प्रोविजन है कि अगर आप इन शेयर्स को फर्म के अंदर वापस इन्वेस्ट कर दो तो आप क्या कहेंगे कि मैंने मेरा हिस्से का पैसा, क्योंकि डिविडेंड भी देखो इसका हिस्से का पैसा था, डिविडेंड के बेस पर इसको बोनस शेयर मिले हैं, मिले या नहीं मिले। और इन्हीं शेयर्स को उन्होंने क्या किया कंपनी में, क्योंकि डिविडेंड मिलता तो कैश मिलता, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए मिलता, तो ये बोनस की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 लाख रुपए होगी। तो इसने क्या किया, कंपनी के अंदर ये 1 लाख रुपए दोबारा से इन्वेस्ट कर दिए, तो कंपनी में क्या हुआ, कैपिटल की कॉन्ट्रीब्यूशन हुई। और कंपनी के अंदर जब कॉन्ट्रीब्यूशन होगी तो पैसे इन्वेस्ट हो गए, और फर्म इसको कैसे रिकॉर्ड कर लेगी, भाई मैंने तो पैसे को एक्वायर करने की कॉस्ट है। तो दोनों का काम हो गया सिंपल, किसकी तरफ से डिवेंचर्स बोनस शेयर चले गए, उसकी तरफ से पैसे अरेंज हो गए, तो वही सेम एज इट इज पैसे को अरेंज करने का प्रोसेस हो गया। कहते हैं हाँ जी बिल्कुल हो गया, क्योंकि अगर सेल करता तो मेरे को क्या मिलता, मेरे को क्या होता, टैक्स देना पड़ता है ना। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, या फिर आप अपने रिलेटिव को सेल कर दो। अच्छा मैम रिलेटिव को सेल करेंगे, सेल किया तो फिर टैक्स तो देना पड़ेगा, कहते हैं हाँ जी देना पड़ेगा, LTC के गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। बट यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इंडेक्सेशन बेनिफिट ले सकते हो। इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब क्या है कि आपने जिस वैल्यू में आपको इसको खरीदा था, जिस वैल्यू में आपने इसको खरीदा था और जिस वैल्यू में आप इसको सेल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने खरीदा कितने में था, फॉर एग्जाम्पल आपने 200 शेयर्स हैं, आपने 100 रुपए का खरीदा था, तो यहाँ पे 20,000 रुपए हो गया, बट सेल किया है 200 शेयर आपने 150 रुपए में, तो यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 10,000 का फायदा हो गया। बट कंपनी क्या, फर्म क्या कह रही है, सॉरी इनकम टैक्स क्या कह रहा है, भाई 30,000 के ऊपर टैक्स दो। कहते रुको रुको, आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा, इसकी जितना आपको लागत हुई थी ना 100 रुपए के 200 शेयर के ऊपर 100 रुपए तुमने खर्च किए थे, इसकी 20,000 रुपए तुमने खर्च किए थे, तो वो माइनस कर दो, जो बाकी बकाया बच गया ना उसके ऊपर आप टैक्स दे देना। कहते ठीक है, समझ में आया, जिसके कारण आपकी टैक्स की लायबिलिटी क्या होगी, एक तो 30,000 पे देते, एक 10 पे ऊपर देना, फर्क इन चीजों के ऊपर, ठीक है। तीसरा फायदा क्या है कि आप अपने शेयर्स को किस में कन्वर्ट कर दो, इक्विटी में कर दो, प्रेफरेंस में कर दो, किसी में भी कर दो, ठीक है, क्योंकि ना बट ज्यादा मोटिव ये रहेगा कि आप प्रेफरेंस में करें, क्योंकि इक्विटी में करें, सॉरी इक्विटी शेयर में जो टैक्स की रेट होती है ना वो कम होती है एज कम्पेयर टू देयर इज अ प्रेफरेंस में, कन्वर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। वही बात है, इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, पैसे को वापस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, कन्वर्ट द फुल्ली पार्टली पेड अप शेयर इनटू द फुल्ली पेड अप शेयर इंस्टेड ऑफ द इशूइंग द बोनस शेयर। पता है क्या कह रहा है, सुनो, फॉर एग्जाम्पल जितने बच्चे देख रहे हैं अपने आप को यहाँ रखो, आपने कंपनी में कहा था कि हम आपको पैसे देंगे, कंपनी ने उसके बदले में क्या करती है, वो शेयर इशू करती नहीं करती। क्या आपको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल की प्रोसेस याद है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ा था, हाँ जी। हमने एप्लीकेशन मंगवाई 3 रुपए की, हमने अलॉटमेंट मंगवाई 5 रुपए की, हमने फर्स्ट कॉल, दोनों कॉल चलो साथ मंगवा दी, ये 2 रुपए की। यहाँ तक इसने क्या किया है, पैसे मुझे दे दिए, ठीक है। बट जब कंपनी ने इनको पास कॉल किया कि हाँ जी 2 रुपए और ले आओ, तुमने 200 शेयर मेरे कंपनी के होल्ड करके, कहते अच्छा 400 रुपए देने, कहते हाँ, ये कह रहे कि मेरे पास तो अभी है ही नहीं, मैं कहाँ से दूं, कहते कोई बात नहीं फिर दे देना, कॉल इन अरियर होगा। फिर फोन आया, फिर कहते नहीं है, फिर कहते नहीं है, फिर कंपनी क्या करेगी, इसने जितने शेयर के रिगार्डिंग पैसे दिए हैं, एक तो उनको फॉरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी, उसके शेयर को फॉरफिट कर लेगी, उसके शेयर भी जब्त कर लेगी, और दूसरा इन शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड बनता था ना, उन डिविडेंड का हिसाब किताब निकाला, कितना बनता था, उनका भी 400 रुपए बनता था, और जो कंपनी को लेने थे उनका भी 400 रुपए बनता था। कंपनी क्या पता क्या कहती है कि मैं डिविडेंड नहीं दूंगी तुम्हें, क्योंकि जो पार्टली पेड अप जो शेयर थे ना उसको मैंने फुल्ली में कन्वर्ट कर दिया, मैं ये मानूंगी कि वो डिविडेंड को मैंने सेट ऑफ यहाँ पे कर दिया कि तुमने फाइनल और फर्स्ट कॉल भी दे दिए, ये कहना चाह रहे हैं। अ कंपनी कैन कन्वर्ट द पार्टली पेड अप शेयर इनटू द फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट हो जाएगा।
इंस्टेड ऑफ द इशूइंग द बोनस शेयर, या फिर मैं कहूँगी डिविडेंड देने की, क्योंकि बोनस शेयर डिविडेंड का ही पार्ट है। ये डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा, ठीक है, कि हमने डिविडेंड दे दिया है, कि हमारे तरफ से आपकी शेयर फुलफिलमेंट हो गया। जैसे कि स्कूल में बच्चे करते हैं ना कि बोर्ड की फीस देनी है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1000 रुपये बोर्ड की फीस देनी है, और साथ साथ में स्कूल वाले ने टूर भी निकाला हुआ है, उसकी भी 1200 रुपये फीस है। बच्चे क्या कर रहे हैं, 1200 रुपये पहले लेके आ रहे हैं, स्कूल की जो बोर्ड की फीस है वो नहीं दी, तो स्कूल वालों ने क्या किया कि आपकी पहले 1000 रुपये कट किए, 200 रुपये टूर के जमा कर दिए, कहते बैलेंस 1000 रुपये और ले आओ। समझ में आ रहा है तुम्हें? तो सेम एज इट इज यही है। ओके ओके जी, बाय बैक ऑफ द शेयर्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस, ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। आप इसको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि 20% और 12% और आपका सेस जो लगेगा, ये चीज़ें मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ लास्ट पॉइंट में, क्योंकि ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है। अच्छा जी, टैक्स प्लानिंग थ्रू द इशू ऑफ द बोनस डिवेंचर इंस्टेड ऑफ द बोनस शेयर। अरे अभी तक तो हमने बोनस शेयर सुना था मैम, बोनस डिवेंचर कैसे हो गया? बोनस शेयर की जगह मैं बोनस डिवेंचर इशू कर रही हूँ। क्यों? आपने शेयर को माइनस कर दिया, डिवेंचर लगा दिया, व्हाई? रीजन वही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ वापस आ जाओ, कि जब मैं डिवेंचर्स को यूज करती हूँ तो मुझे किसका बेनिफिट मिलता है बच्चों? टैक्स का बेनिफिट मिलता है। कंपनी को तो बेनिफिट से मतलब है, जहां से जैसा भी हो सके उसका टैक्स कम बने, वो वही लेगी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पहले माइनस किया, फिर मैंने टैक्स दिया, जिसके कारण मेरी लायबिलिटी यहाँ पे देखो क्या बन रही है, यहाँ पे केवल 2 लाख रुपए टैक्स देना पड़ रहा है, यहाँ पे 2.5 लाख रुपए देना पड़ रहा है। समझ में आया नहीं आया? तभी कह रही थी मैं स्टार्टिंग से देखते आना इस चीजों को। तो यहाँ पे क्या है, टैक्स प्लानिंग थ्रू द इशू ऑफ द बोनस डिवेंचर का मतलब क्या है, इंस्टेड ऑफ, मैंने शेयर को नहीं यूज किया, मैंने डिवेंचर को यूज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिलती है, टैक्स का बेनिफिट मिलता है। इंटरेस्ट क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है फॉर द कंपनीज, क्योंकि यहाँ से मेरा टैक्स क्या है, रिड्यूस हो रहा है। डेफर्ड टैक्स फॉर द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के लिए डेफर्ड टैक्स है। गॉट इट? यहाँ पे हो जाता है हमारा चैप्टर फिनिश। कि बोनस शेयर क्या है कि आपको इमीडिएट टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, पे करना पड़ेगा जब आप सेल करेंगे। सेल की बजाय आपके पास काफी सारे मैंने ऑप्शन बता दिए, ठीक है। बायबैक ऑफ द शेयर, ये मैंने आपको देखो मैं बता भी देती हूँ, बायबैक वाला टॉपिक कहाँ किया था हमने, बायबैक यहाँ पे किया था। ये पूरी लंबी स्टोरी मैंने आपको, ये लंबी जो स्टोरी सुनाई थी ना, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी फॉर द बायबैक ऑफ द शेयर, डिट्टो यही पॉइंट आपके वहां आएंगे। यहाँ पे पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां पे इन शॉर्ट में बोला हुआ है, ठीक है। तो चलो ये चैप्टर भी हो जाता है आपका फिनिश, राइट। टैक्स प्लानिंग एंड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन क्या था, आपके सारे के सारे पॉइंट हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन स्पेशली सभी बच्चों के लिए, सो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर की पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हैं तो टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दोनों चीजें दी हुई हैं, ठीक है। और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में स्पेशली, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कर देना। ओके।